किया था कल मेंस वाला क्वेश्चन? ओके, क्या था आंसर? कैसे स्टार्ट किया था? एक एक करके बताइए, आप बताइए क्या क्या पॉइंट लिखा था। लिखा है आजकल कोई कॉपी अपना पेपर चेक नहीं, इवेल्युएट कोई नहीं, सबमिट नहीं कर रहा है। कितने लोगों ने लिखा है? आप बंद ही कर दिया, आप लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अच्छा, 2-3 क्लास में नहीं दिया था, लेकिन आगे पीछे तो दिया था, वो सब लिखा है ना। वो आप सबमिट क्या कीजिए, ठीक है ना, वो आप लोग सबमिट क्या कीजिए। अब मुझे नहीं तो आप ऑफिस में जाके वो सबमिट कीजिए, मैं जब भी टाइम करूं मिलेगा मैं आपको बुला के आपके सामने इवेलुएट कर दूंगा। और नहीं सामने करा तो इवेलुएट करके दे दूंगा, तो आप ऑफिस से वहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका क्या गलत है, कहाँ पे सही करना है, पॉइंट्स के सामने मैं लिख दिया करूंगा। दैट विल बी द आवर प्रोसीजर। बताइए आपने क्या लिखा है? क्वेश्चन यूपीएससी का होता है कि आप उसके डिमांड के अनुसार आंसर देते हैं, कुछ भी पता वो नहीं। इसमें पर्सनल नॉन पर्सनल पूछा ही नहीं, यहाँ पे पूछा है डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर दैट इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब अड़चन पैदा करना। इनहिबिट द इनहिबिट इंडिया फ्रॉम द इनैक्टिंग फॉर द इट्स सिटीजन्स ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सबके लिए जो हम लॉ बनाना चाहते हैं समान, वहां पे क्या अड़चने हैं। एंड प्रोवाइड बाय द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा संविधान है उसमें एक पार्ट दिया है, उसमें पार्ट में लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाएगा तो ध्यान में रखेगा। तो उसमें डीपीएसपी में आर्टिकल 44 साफ साफ कहता है कि स्टेट हमेशा कोशिश करेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम बना दें, ये लिखा है। लेकिन फिर भी इनहिबिटेड अड़चन है, अगर अड़चन नहीं होती तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जब लिख लेते तभी कर दिए होते। अड़चने क्या क्या है? पहला अड़चन ये है कि डाइवर्सिटी है इंडिया में, इतना अलग अलग लोगों का धर्म है, कल्चर है कि अगर हम यूनिफाई करेंगे तो लोग लड़ाई स्टार्ट कर देंगे। होता है ना, क्योंकि पर्सनल लॉ कहीं ना कहीं रिलीजन से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है। हमने पढ़ा था कि धर्म जात अलग अलग तो है ही है, छोटे छोटे ट्राइब्स हैं जो बटे हैं। आप धर्म छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम सब हटा दीजिए, आप नागालैंड में जाइए, नागालैंड में कुछ नहीं तो 56 ट्राइब है, मणिपुर में ट्राइब है, ये छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, ट्राइबल से बड़ा है, भरा हुआ है पूरा, उनका कल्चर अलग अलग है। अब मणिपुर में जाइए, इस समय लड़ाई चल रहा है, पढ़ रहा है ना, कुकीज जो नागा सब आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को मानते नहीं है, उनका भाषा अलग है, उनके खाने का तरीका अलग है, उनका फेस्टिवल अलग है। क्लियर हो रही है? तो एक तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो उतना अच्छा नहीं है कि चीजों को पॉजिटिव दिशा में लेके जाए। अपना अपना पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं कि नहीं सही चीज को भी कहा जाएगा, नहीं गलत है, तो ये भी चीजें हैं। तीसरी चीज है जो आर्टिकल, हमारा संविधान ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 पढ़ा था। 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना कल्चर अपने अनुसार मानने का फ्रीडम है, तो उसको भी वायलेट करेगा। और एक और आर्टिकल हमने पढ़ा था आर्टिकल 29, जहां पे कल्चरल जो माइनॉरिटी हैं जिनकी संख्या कम है और उनका कल्चर अलग है, उसके भी प्रोटेक्शन की बात किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें वायलेट होंगी, तो इसलिए ये सब मेन इनहिबिटेशन है। लेकिन इसका हमारा ये नहीं है कि नहीं हो सकता है, अगर हम कॉमन ग्राउंड बनाए और धीरे धीरे चीजों को इवॉल्व करें। होता है ना कि जैसे मानिए कि थोड़ा थोड़ा पास लगे, हम एक ही बार सारे रिलीजन को नहीं बदले। हम क्या करें, जैसे हिंदूज के लिए हिंदू कोड बिल लाए, हिंदू कोड बिल हिंदुओं के लिए सबका एक है, वैसे हम मुस्लिम कोड बिल लेते आते, उसमें मुस्लिम्स का जो 3 महीने उनके वीमेंस का डाइवोर्स के बाद है, उसकी जगह पे हम उसको पूरे लाइफ के लिए कर देते। या तो उनकी शादी हो जाए, या तो जब तक वो अनमैरिड है, जब तक उनके पास कोई स्रोत नहीं है। 3 कंडीशन होगा, या तो जॉब पकड़ ले, या तो शादी हो जाए, और तीसरा डेथ हो जाए। अगर ये तीनों कंडीशन नहीं है तो यू हैव टू पे। यही है ना हिंदू कोड बिल में। तो हर धर्म का सेम कर दें, क्रिश्चियन में भी सेम कर दें। क्लियर हो रहा है ये चीजें? और बाद में जब धीरे धीरे एक लगने लगे तो एक सारे धर्म का एक ला दें। ग्रेजुअल प्रोसेस होगा ना, एक ही बार आप करेंगे तो सबको लगेगा कि अरे हमारे इंटरफेरेंस है ये पहले धीरे धीरे करेंगे तो कहेंगे कि आपके लिए सेपरेट कानून है, आपके धर्म के लिए, तो उतना विरोध नहीं होगा। समझ में आ रही है ये चीजें? दिस इज ऑल अबाउट
न्यूज़पेपर स्टार्ट करें डिस्कस करना? हम लोग पेपर में ही 40 मिनट डिस्कस कर लें. ओके, सो डू वी स्टार्ट. आज का जो मेन न्यूज है, पहला न्यूज है कि जो नीट यूजी को लेके लड़ाई चल रहा है ये कंटिन्यूअसली है, तो ये हम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. हॉकी में अभी हम क्वालिफाई कर रहे हैं क्वार्टर फाइनल के लिए, तो जब मेडल मिलेगा तब देखेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रिविलेज मोशन की बात हुई है. प्रिविलेज मोशन हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं. व्हाट इज द प्रिविलेज मोशन? 2 दिन पहले भी डिस्कस किया था. प्रिविलेज मोशन 2 टाइप का प्रिविलेज, कलेक्टिव प्रिविलेज, इंडिविजुअल प्रिविलेज. ठीक है, यहाँ पे प्रिविलेज मोशन की बात हो रही है कि माननीय पार्लियामेंट में मंत्री हैं, सांसद हैं, आम जनता चुन के भेजती है. और आम जनता कैसे, जैसे हम डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. लोगों के द्वारा जो सरकार बने, लोगों के लिए और लोगों में से. आप में से कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है एक दिन. ठीक है, आप ही लोग वोट देते हैं, हम ही लोग वोट देते हैं. ओके, और वो जो काम करेगा वो हमारे लिए करेगा. सिंपल सी चीज है. लेकिन अब 140 करोड़ लोग थोड़े लॉ बनाएंगे, तब तो लड़ाई हो जाएगी. इस क्लास में अगर मैं डिस्कस करूं, ज्यादा लोग हों, 50-60 लोग, और बोलूं कि एसी चलेगा नहीं चलेगा, तो 2 लोग कहेंगे नहीं चलेगा, 2 लोग कहेंगे चलेगा. लाइट की बात हो या मतभेद हो जाता है ना. फिर हम लोग वोटिंग कराएंगे कि कितने लोग चाहते हैं एसी चले, कितने लोग चाहते हैं बंद करें. जो मेजोरिटी होगा उसका बात मान लिया जाएगा. क्लियर हो रही है? तो ऐसे ही हम खुद लॉ या पॉलिसी नहीं बना सकते, तो हम अपने संसद को भेजते हैं और सांसद लोग जाके वहां पे डिबेट उबेट करके अपना लॉ बनाते हैं. हम लोग देखते रहते हैं, टीवी पे देखते हैं. अब ये सोचिए कि वहां पे जो लोग जा रहे हैं, सांसद लोग या मंत्री लोग, वो आके सांसद में झूठ बोलना स्टार्ट कर दें. हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे पास अब झूठा डेटा आएगा, तो वो हमारा गवर्नमेंट थोड़ी चलेगा. तो यहाँ पे जब मिनिस्टर झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, उसको निकाल दिया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, कुछ पेनाल्टी लगती है अंडर द प्रिविलेज मोशन. प्रिविलेज मोशन समझ में आ रहा है ये क्या है? प्रिविलेज मोशन कि आप जो संसद की मर्यादा है उसको मत तोड़िए. आप संसद में जाके झूठ नहीं बोल सकते हैं. तो कभी भी किसी सांसद को लगे कि किसी मंत्री ने झूठ बोला है, तो वो प्रिविलेज मोशन पास करवाता है. स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर क्या करेगा, उसके बाद एक कमेटी बनाएगा, कमेटी पाएगा कि सच में इन्होंने झूठ बोला है, तो इनके खिलाफ एक्शन लेता है. एक्शन जैसे कि सस्पेंड कर दिया, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, बोलने का अधिकार नहीं दिया, उनका जो वोटिंग राइट्स है ये कट कर दिया. ये सब पेनाल्टी लगती हैं. क्लियर हो रही है ये चीजें? प्रिविलेज मोशन क्या है? यहाँ पे एक चीज है कॉलिंग अटेंशन मोशन. एक कॉलिंग अटेंशन मोशन भी होता है. अगेन ये जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग, ये सब होता है कि टूल्स होता है. टूल्स होता है कि जो मंत्री चुन के गए हैं, जो मंत्री बने हैं, उनको पार्लियामेंट की तरफ अकाउंटेबल, उत्तरदायी कैसे रखा जाए. होता है ना. क्या ओवरऑल सर्किल क्या है कि मंत्री बने, हम लोगों ने संसद चुन के भेजा, संसद जाके प्राइम मिनिस्टर और मंत्री बनवा दिए. संसद अगर 543 गए तो 543 तो मंत्री बनते नहीं है, 60-70 के आसपास मंत्री बनते हैं. और वो मंत्री ही असली डिसीजन लेते हैं कि कब सड़क कैसे बनेगी, कैसे हॉस्पिटल बनेगी, कैसे स्कूल्स बनेंगे. क्लियर हो रही है ये चीजें? क्या सिस्टम है? क्लियर हो रहा है ये? अब वहां पे ये जब जाके पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मंत्री की उनके सांसदों की होगी. जो 70 है वो पहले 543 को उत्तरदायी देंगे. उत्तरदायी देने के लिए क्या होगा कि वो संसद लोग क्वेश्चन पूछते हैं और वो लोग बताते हैं कि अरे यहाँ पे इतना बड़ा बाढ़ आ गया, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपके अंडर में था ना आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है आपके अंडर में है. होम मिनिस्टर है आप, आपके अंडर में है कि जब पहले यहाँ पे साइक्लोन आए, तूफान आए, बाढ़ आए, तो आपका नदी का पानी आप ट्रेस करते होंगे ना. आपके पास बहुत से एजेंसीज हैं. क्लियर हो रही है? अगर आतंकवादी हमला कहीं हो गया तो मंत्री बताएगा ना कि आपने सुरक्षा क्या लेके रखा था. आपके पास तो है ना इंटेलिजेंस कि आप तो पहले से ही पकड़ सकते थे उनकी फोन कॉल्स, अदर थिंग, कैसे वो बम लेके आए. तो कहीं ना कहीं उत्तरदायी मंत्री किसको देता है? संसद पूछते हैं. और संसद से हम पूछते हैं, टीवी देखते रहते हैं, जब संसद हमारे वहां आता है तो पूछते हैं कि आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, आपने फिर हमारे वहां का क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया. तो ये जो उत्तरदायी है वो हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के थ्रू बनाते हैं. हम अपना रिप्रेजेंटेटिव संसद के नाम पे भेजते हैं, संसद चुन के, और संसद जाके मंत्री बनाते हैं, वो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछते हैं. लिंक पता चल रहा है कहाँ कैसे हम लोग उत्तरदायी बना रहे हैं. तो आम जनता प्रधानमंत्री तक कैसे उत्तरदायी बनाता है? संसद,
सांसद अपना, और सांसद जाके मंत्री, और फिर सांसद जाके प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन पूछेगा। यही हमारा डेमोक्रेसी का जो हमारा प्रिंसिपल है, जो फंक्शन है, इसी पे है। अब उसमें टूल्स है, कैसे कैसे पूछ सकता है। जैसे एक टूल है कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन में मानिए कोई घटना घट गई, तो वहां पे संसद क्या करेगा, जाके स्पीकर को नोटिस देगा, और नोटिस देने के बाद कहेगा कि मुझे इस मंत्री से ये क्वेश्चन पूछना है। फिर जब संसद का डिस्कशन चलेगा, सेशन, संसद का सेशन का टाइमिंग क्या होता है, 11 से 1, फिर 2 से 6, ये नॉर्मल टाइमिंग होती है। ओके, पहले स्टार्ट होता है क्वेश्चन आवर्स, फिर उसके बाद होता है 0 आवर्स, क्वेश्चन आवर्स, फिर 0 आवर्स। इसमें डिस्कशन होता रहता है, जो संसद होता है वो मंत्रियों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन एक स्पेशल तरीके का मोशन होता है, जिसमें किसी अभी जो कोई घटना घटी और उसका जो मिनिस्टर है उससे सांसद को पूछना है, तो वो कॉलिंग अटेंशन मोशन में स्पीकर को देगा, और स्पीकर मंत्री जी से बोलेगा कि आपके लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन है, आप उस समय उपस्थित रहिएगा पार्लियामेंट में और आपको आंसर देना है। वो मंत्री उस समय आता है और आंसर देता है, यही होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। समझ में आ रहा है, ये लिख लीजिएगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन। कॉलिंग अटेंशन मोशन This is a tool to hold accountability of the minister. Calling, बैक साइड में दिखाई दे रहा है कि इसको जूम कर दो, और दिख रहा है आपको। कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या है, आप लोग बता दीजिए, मैंने बताया। मंत्री से, मिनिस्टर से, ठीक है, मिनिस्टर ही तो रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके हाथ में सारी मिनिस्ट्री होती है, सारा पावर। तो यहाँ पे अमित शाह इस समय क्या है, होम मिनिस्ट्री है, और कहीं पे भी डिजास्टर आता है तो उसकी जितनी भी फोर्स है, जिम्मेदारी वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जितना भी फोर्स होते हैं पैरामिलिट्री, सब होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। तो पूछेंगे ना कि आपने सही टाइम पे, जैसे ये मैटर ये चल रहा है कि जब ये काफी मुद्दा बढ़ गया है, इसमें इनसे पूछा गया कि जब आपके हाथ में IMD सा सब था तो आपको अलर्ट बताना चाहिए था, तो लोग वहां से हटा लिए गए होते। 200 लोग अभी तक मर गए हैं, 300 गायब हैं, 500 लोगों की जान गई। अब 500 लोगों की सोचे, किसी किसी का पूरा फैमिली का ही डेथ हो गया है, पूरा 2 गांव दब गया है। तो आपको पहले से क्लियरिटी होनी चाहिए। एक तो लैंडस्लाइड होता नहीं है, लैंडस्लाइड में क्या होगा कि पहले पानी भरेगा, पानी भरने के बाद वहां का जो जमीन होगा धीरे धीरे हिलेगा, और जमीन क्या होता है, एक पूरा जमीन खिसक के दूसरे विलेज के ऊपर या बहुत बड़े पार्ट के ऊपर गिर जाता है। अब रात में गिरा 1 बजे, किसी को पता भी नहीं चला, सारे के सारे लोग, पूरी अगर 2 विलेज दब गया उसके अंदर, होता है ना। और अगर पहले से अलर्ट होता है कि यहाँ पे काफी बारिश आएगा और इस तरीके का पहाड़ है, पहले भी कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, तो पहले से ही कुछ वहाँ पे अलर्ट रहते, पैरामिलिट्री को भेजा होता, वहां से लोगों को निकाल के कहीं और ले जाके रखा होता 2-3 दिन, जब तक बारिश बहुत ज्यादा आने वाली थी। अलर्ट नहीं था। इन्होंने बोला, इनसे जब कॉलिंग अटेंशन मोशन में बोला गया है, तो इन्होंने बताया कि अलर्ट हम 3 दिन पहले से ही करे हैं। बाद में जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि कोई अलर्ट नहीं है। द हिंदू का ये एनालिसिस था, अलर्ट नहीं था। तो इन्होंने झूठ बोला, तो झूठ बोलने के लिए अब क्या है, प्रिविलेज मोशन। चीजें समझ में आ रही है कैसे स्टार्ट हुई है। पहले तो कॉलिंग अटेंशन मोशन था, इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय इन्होंने झूठ बोला था। झूठ बोलने के बाद अब प्रिविलेज मोशन लगाया गया है कि आप मिनिस्टर होके झूठ नहीं बोल सकते, आप कोई भी स्टेटमेंट फैक्ट गलत नहीं दे सकते। दैट इज द थिंग। तो दोनों चीजें समझ में आ गई। ये टूल्स हैं। टूल्स का मतलब ये तरीका है जिससे हम अपने मंत्री, अपने संसद को उत्तरदायी बनाते हैं, आम जनता को। इसी के द्वारा हम गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल को इंटैक्ट रखते हैं। दैट इज द मेन थिंग। क्लियर। टैक्सेशन का एक नया रेजिम यहाँ पे दिया गया है। पहले जो टैक्सेशन था, अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक नया तरीके से टैक्सेशन का करा, इनकम टैक्स की। आप स्लैब के अनुसार डिवाइड कर दीजिए कि 5%, 10%, 15%, 20%। ओके, अभी है कि आपको, लेकिन जब ये 5-10% लगा दिया तो इन्होंने परसेंटेज कम कर दिया जो टैक्स लगता था। लेकिन इन्होंने ये हटा दिया कि जो डिडक्शन होता था, जैसे डिडक्शन की, जैसे आपने LIC का कोई पॉलिसी खरीदा है या कोई पॉलिसी, या कहीं आपने NGO में फंडिंग किया है, तो वो सब घट जाता था। इसमें वो घटेगा नहीं,
न्यू रेजिम में उन्होंने इंटरेस्ट कम कर दिया है और जो चीजें डिडक्शन थी वो हटा दिया है। पहले ये होता था कि आप रेट ज्यादा था, 5 वाला रेट 10% था, 10 वाला 15 था, 15 वाला 20 था, तो उन्होंने पहले वाले में डिडक्शन दे के रखा था। डिडक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप अभी कोई ऐसे चीज में लगाते हैं जहां पे पब्लिकली आप कुछ डोनेट कर रहे हैं, तो आपका जो इनकम होता है वो आपका इनकम टैक्स के लिए वायबल नहीं माना जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। दैट इज द थिंग। क्लियर हो रहा है? जैसे लोग नहीं कहते कि एनजीओ में फंड क्या वो वाला हम घटवा लेंगे, या हमने एलआईसी खरीदा है वो वाला कम होगा। तो ये सब चीजें जो न्यू रेजिम में है वो नहीं लगेगी, लेकिन उन्होंने टैक्स कम कर दिया। तो इस बार जो लोगों ने टोटल जो लोगों ने टैक्स का आईटीआर भरा है वो 7 करोड़ के आसपास लोगों ने भरा है। 7 करोड़ में 72% 5 करोड़ लोगों ने नया वाला रेजिम करा है, जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट ओवरऑल कम कर दिया, टैक्स रेट कम किया है, और उन्होंने जो डिडक्शन था उसको हटा दिया। दैट इज मेन थिंग। ओके, जो हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड मेन बॉडी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ब्रॉडकास्टिंग बिल। कल हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़े थे? ब्रॉडकास्टिंग बिल जो आ रहा है, थोड़ा बहुत कल डिस्कस किया था। यहाँ पे सरकार ने ज्यादा पावर लेने की कोशिश किया। जो पहले हमारा सेंसरशिप था या लाइसेंसिंग था, इस सब पॉलिसी को अब जो यूट्यूब पे भी छोटे छोटे न्यूज इंडिविजुअल देते हैं उनको भी कंट्रोल करने की अब कोशिश की जा रही है, इसीलिए इसका विरोध चल रहा है। दूसरा है 0 आवर्स। यहाँ पे सेम चीज है, एक और टूल है। जैसे हमने कॉलिंग अटेंशन मोशन में भी देखा था कि वहां पे हम क्वेश्चन पूछेंगे। इस वाले 0 आवर्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, ये हमारा खुद का खोज है। ये किसी भी दुनिया के देश में ये वाला प्रोविजन नहीं है। जैसे हमने कई चीजें कॉपी की है ना, लेकिन ये चीजें हमने कहीं से कॉपी नहीं की, हमने खोज किया है। ये क्या होता है, नॉर्मल जो पार्लियामेंट स्टार्ट होता है वो क्वेश्चन आवर्स से होता है। पहले से क्वेश्चन दिया गया होता है और वो क्वेश्चन आप पूछ रहे होते हैं संसद में मंत्रियों से। लेकिन 0 आवर्स ये होता है कि कुछ जो जस्ट क्वेश्चन आवर्स के बाद कुछ टाइम खाली बचता है और जो मेन बिजनेस स्टार्ट होता है। मेन बिजनेस का मतलब पार्लियामेंट में होता है ना, पहले से कोई बिल हो, उस पर डिस्कशन हो, ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो वो वाला काम और क्वेश्चन आवर्स के बीच में जो टाइम मिलता है, उसमें जो सांसद है वो मौका पाके जाके अपना नोटिस स्पीकर को देके ऑन द बेसिस ऑफ इमीडिएटली वो वहां पे मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, इसमें ये जरूरी नहीं है कि अभी कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो, उसमें नॉर्मल भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उनके एरिया में कुछ हुआ हो, जैसे होता है ना, लेकिन वो पब्लिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए। हो सकता है ना कि गोरखपुर के रवि किशन हो, यहाँ पे कहीं पे रोड की दिक्कत आ रही हो तो वो रोड उठा दे, रामगढ़ताल में कहीं से पानी फ्लो हो रहा है तो वो आकर उठा ले, तो वहां पे वो वाले क्वेश्चन उठते हैं। तो दैट इज द 0 आवर्स। 0 आवर्स की सबसे बड़ी चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, 1962 से ये परंपरा बन गई। थोड़ा जो बीच का गैप बनता था उसमें लोग रुक के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते थे, तभी से ये कन्वेंशन है। ये कहीं लॉ में भी नहीं लिखा है। जो हमारा लोकसभा का प्रोसीजर बुक है ना, उसमें भी ये नहीं है, ये कन्वेंशन है। नहीं होता कि कुछ चीजें परंपरागत होती हैं, कुछ लॉ में नहीं लिखा होता, पर आप परंपरा बना लेते हैं। दैट इज द मेन थिंग, कन्वेंशन है। आवर्स जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आवर्स 1 घंटे का टाइम होता है, उसके बाद और उसके बाद जो मेन बिजनेस स्टार्ट होता है उसके बीच में जो टाइम मिलता है उसी में वो लोग रुक के ये क्वेश्चन पूछते हैं। दैट इज द 0 आवर्स। 0 आवर्स इज ए टूल टू हेल्ड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द आवर मिनिस्टर टूवर्ड्स द पार्लियामेंट। ये भी एक टूल है। जैसे आपसे पूछा जाएगा ना कि मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या टूल है अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करने के लिए, उत्तरदायित्व बनाने के लिए हमारे मंत्रियों का, तो 0 आवर्स, कॉलिंग अटेंशन मोशन, और हमने कई चीजें पढ़ी थी, एडजॉर्नमेंट मोशन, और हम जो नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्लियर, ये चीजें किसी को पता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन तब होता है जैसे कि मोदी जी का गवर्नमेंट है, कुछ दिन बाद ये लगे कि जो इनके सांसद हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार के या चंद्रबाबू नायडू के, वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बीजेपी को, विरोध में आ गए। तो ऐसे केस में अगर आपकी मेजोरिटी नहीं तो आप गवर्नमेंट नहीं रह सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे केस में अपोजिशन क्या करता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन
पास करवाता है और उसमें ये प्रूव करने को बोलता है जो रूलिंग पार्टी है कि अपनी मेजॉरिटी आप शो कीजिए, पास करिए, वरना आप गवर्नमेंट गिर जाती है। दैट इज द नो कॉन्फिडेंस। तो ये डिफरेंट टूल्स हैं टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ होती है? आम जनता की, हमारे और आपके। ठीक है, हम लोग स्पेस मिशन, ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए कर रहे हैं। इसमें हमारे जो दो भेज रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स, ये पहले हैं शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर। तो ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। और जो मिशन का नाम है एक्सियोम 4 मिशन है। शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ये एक्सियोम 4 मिशन है। ये प्राइवेट कंपनी, इसका हम हेल्प ले रहे हैं, नासा से ये एसोसिएटेड है। ये लोग पहले से ही एयरफोर्स में ऑफिसर रहे हैं, पायलट, बहुत से इन्होंने सारे तरीके के एयरक्राफ्ट इंडिया के ऑलरेडी एक्सपीरियंस है इन लोगों का। सबका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, सुकोई, मिग, ये तो हमेशा न्यूज में रहता है कि ये हमारा एरोप्लेन अभी हमने कभी गिरता है, कभी हमने नया लिया है, ये सब चीजें न्यूज में रहती हैं। लिख लिया एक्सियोम 4 मिशन, जो हमारे दो इंडियन को लिया गया, शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर, ये दो लोग हैं। एक्सियोम 4 जो मिशन हो रहा है, ये एक्सियोम जो 4 है वो ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी है, नासा के थ्रू ये एसोसिएटेड है। बस इसमें इतना ही है, पीसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है, बजट में हमने जीएसटी लगाया है लाइफ इंश्योरेंस और उस पे जो प्रीमियम होता है, जो प्रीमियम और द हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे होता है ना, हम लोग इंश्योरेंस जाते हैं 300-200 का पर महीने कराते हैं कि जब तबीयत खराब होगी या कोई घटना घट गई तो हमें वो पैसे वापस मिलते हैं। ये चीजें एक तरीके से जो आम जनता है, एक जो बर्डन आ जाता है, जैसे नॉर्मल चल रहा है, फैमिली में सब कुछ खुशहाली है, एक किसी को हार्ट अटैक आ गया और 10 दिन अगर हॉस्पिटलाइज कर दे आईसीयू में तो वो बिल बना देते हैं 5 लाख का। एक नॉर्मल जो फैमिली होती है 1-2-3 लाख तक वो एक्स्ट्रा रखती है। अब एक 5 लाख का बर्डन हो जाता है तो फैमिली पे एक बहुत बर्डन आ जाता है। तो ऐसे केस में हमारा जो इंडिया है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, आप सोचिए कि 140 करोड़ में इतनी हालत खराब है कि 80 करोड़ को खाना देना पड़ रहा है। हम दे रहे हैं ना वो मुफ्त वाला चावल और व्हीट एंड कोवस, ये जौ, बाजरा, ये सब दे रहे हैं ना फ्री में। 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। और 81 करोड़ लोग किसको देना है? ये जो पॉवर्टी लाइन में है, पॉवर्टी लाइन एकदम गरीबी रेखा से नीचे, तो 80 करोड़ 81 करोड़ है तभी तो। उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद जो बच रहे हैं वो लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास, जो नॉर्मल मिडिल क्लास होती है, उसकी भी हालत कोई अच्छी नहीं होती है। जॉब वॉब की हालत देख ही रहे हैं। देखिए अभी हमने देखा ना, सिर्फ 7 करोड़ लोगों ने टैक्स दिया है। इसका मतलब 7 ही करोड़ लोगों का आमदनी जो है 2.5 लाख या 5 लाख से ज्यादा है पर ईयर का। क्लियर हो रहा है? 140 करोड़ में 7 करोड़ लोग आईटीआर फाइल किए हैं और लोगों की हालत खराब है तभी तो। 5 लाख से कम उनका एनुअल इनकम है। मानिए कुछ लोगों ने झूठ बोला, वो लोग अपना बचा लेते हैं, फिर भी कितना हो सकता है? 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों ने झूठ बोला होगा, लेकिन 120 करोड़ लोगों की हालत खराब है। आज के जमाने में 5 लाख 6 लाख क्या मायने रखता है? नॉर्मल आप देखिए रेट हर चीज का, किसी भी चीज का रेट देखिए, गैस सिलेंडर 1000 रुपए का, आर यू गेटिंग? एजुकेशन कहीं पे भी देखिए, आपको बाहर में जाना है, एजुकेशन का कॉस्ट कितना है? इंजीनियरिंग, आपको मेडिकल में जाना है, कहीं पे भी, तो दैट इज वेरी कॉस्टली। तो वहां पे लोगों को ये जो इंश्योरेंस होता है वो राहत पहुंचा देता है। एक फैमिली पॉवर्टी लाइन में ना चला जाए नॉर्मल कंडीशन से, तो इंश्योरेंस होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पे कर देती है। 10 लाख, कई केस में अगर आपका स्टंट या कुछ सर्जरी कराना है तो वो तो 15-15 लाख चला जाता है। कैंसर का केस हो गया, बहुत पैसे लगते हैं, पूरा आपको कीमियोथेरेपी सब कुछ कराना पड़ता है। तो दैट इज द कंडीशन। तो ऐसे में अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी, ऐसे भी लोग नहीं कराते हैं। लोग को ये लगता है जब होगा बीमारी तो देखा जाएगा। लोग को ये लगता है क्यों फालतू का पैसा दूं, सबको लगता नहीं होगा बीमार, एक जब होती है तब हालत खराब होती है। ऑलरेडी लोग जब नहीं कराना चाहते आप और उस पर टैक्स कर दे रहे हैं।
जब उनको जब 500 देना है महीने का, उनको तब भी ज्यादा लग रहा है। अब 500 पे 18% और बढ़ा दें तो 100 रुपये आपने बढ़ा दिया, आपको घटाने की जगह पे आपने बढ़ा दिया, तो लोग क्यों देंगे, नहीं जाएंगे। ओवरऑल अगर लोगों पे जो बर्डन पड़ रहा है वो देश पे भी तो बर्डन आता है। अगर गरीबी रेखा में कोई इंसान ज्यादा है, मिडिल क्लास है, तो कहीं ना कहीं वो देश की भी तो गरीबी रेखा में नीचे चीजें गिर रही हैं। तो इसी पे ये बहुत विरोध चल रहा है। इन्होंने एक हटा दिया, फिर इन्होंने जो डिडक्शन होता था कुछ वो भी हटा दिया, जो इंश्योरेंस को लेकर डिडक्ट करते थे। जैसे आपने इंश्योरेंस कराया, मैंने बताया नहीं कि डिडक्शन होता है, कि आपको वो टैक्स नहीं लगता था, ये चीजें इन्होंने हटा दी है। इसको लेकर विरोध हो रहा है, खुद उन्हीं की पार्टी से विरोध हो रहा है। जैसे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी लिखा है, ये तो यहाँ पे तो ममता बनर्जी का है, कल न्यूज था कि नितिन गडकरी ने भी लिखा है कि ये सब चीजें हटा दीजिए, मतलब ये सब चीजें सही नहीं है। तो दैट इज द कंडीशन। कोवैक्सीन हम लोग पढ़े थे, जो इंडिया ने बनाया था, इंडिजीनियस वैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन किस किस ने लगवाया है वैक्सीन? कोविड में किसने किसने लगवाया था? सभी ने? आपने? अच्छा, आपने भी? आपने नहीं लगवाया, क्यों नहीं लगवाया? अच्छा, लगाया नहीं, और कहीं हो जाता कोविड तो? अच्छा, बिना लगा है। कोवैक्सीन को लेके बड़ा इस समय कंट्रोवर्सी चल रहा था कि इसका वैक्सीन को लेके क्वेश्चन हो रहा था, इसका साइड इफेक्ट आ रहा है, लोगों में क्लॉटिंग हो जा रही है, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। तो आपने नहीं लगाया तो बढ़िया किया, क्योंकि यहाँ पे चीजें ये है कि यहाँ पे, और इसको लेके इसलिए भी कंट्रोवर्सी है कि जो कंपनी बनाई है, एक प्राइवेट कंपनी है और एक गवर्नमेंट कंपनी है। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर द मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट की कंपनी है, और भारत बायोटेक है, ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, इन्होंने सारा यूज किया आईसीएमआर का, लैब उनका यूज किया, सैंपलिंग उनका यूज किया, सब कुछ यूज किया। कोवैक्सीन का जो पेटेंट है अपने नाम पे करा लिया। अब लड़ाई हो रही थी, भाई आपने सब कुछ गवर्नमेंट का यूज किया और आपने अपने नाम पे करा दिया, जब यूज उनका क्या तो उनको भी फायदा होना चाहिए था ना। तो बाद में लड़ाई हुई तो इन्होंने हटवा के उस पेटेंट में जो नेमिंग है उसमें आईसीएमआर का भी नेम ऐड करवाया और प्रूफ में दिया है कि हमने 172 करोड़ इस समय दिया है। रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब उस दिन पढ़ रहे थे ना जब माइनिंग टैक्सेशन, रॉयल्टी की आपको कोई चीज यूज करना है, उसका अगर हम अधिकार देते हैं तो वो रॉयल्टी आपको देना पड़ता है। जैसे कि माइनिंग करना है और वो जमीन दे दिया तो वो क्या करेगा, उसको हर साल पैसे देने पड़ेंगे। जैसे आप रेंट लेते हैं तो एक तो किराया देते हैं, वो टैक्स जैसे हो गया, और एक होता है ना वो सिक्योरिटी मनी टाइप का लेते हैं, या वो पगड़ी, ये सब चीजें होती है ना, तो वो सब चीजें रॉयल्टी में आ जाएगी और उसका वो इंटरेस्ट वो लोग कमाते रहेंगे। तो दैट इज द थिंग। मैंने भी नहीं लगवाया था वैक्सीन, मैं इसलिए नहीं लगवाता, हम लोग गए लगवाने के लिए, तो मैं पहले से ही बड़ा सस्पिशन में था कि ये यहाँ पे रिसर्च कैसे कर लेंगे, इतना जल्दी 1 साल में बना देंगे, ठीक है। तो मैं जाके हॉस्पिटल में बोला कि स्पुतनिक है तो लगा दीजिए। स्पुतनिक जो रसा वाला था, तो मुझे लगा रसा वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, इंडिया का जो साइंटिफिक रिसर्च है, क्योंकि मैं कई लोगों को जानता हूँ, मतलब मेरे जानने वाले दोस्त हैं, वो लोग पूरा आईसीएमआर एमआर में ये लोग रिसर्च करते हैं, और वो कुछ नहीं करते हैं, फर्जी का पेपर लगा लगा के अपना रिसर्च पास करवाते हैं। होता है ना कि एक होता है कि ग्राउंड पे जाके आप रिसर्च करते हैं, आप रिजल्ट देते हैं, ये कहीं ना कहीं से थेसिस वोसिस, मैं कितने लोगों को जानता हूँ। मैं जब लखनऊ में रहता था, एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने पीएचडी की है, तो उनका जो पीएचडी का थेसिस था उनको कुछ नहीं पता था, दूसरों से लिखवा के लाए थे। उनका हालत ये था कि वो जब हमारे वहाँ आते थे, जैसे वो लेने, रेंट लेने, उनके पिताजी डीएम थे और खूब बड़ा मकान था, ठीक है। तो आते थे तो वो मुझसे पूछते थे कि अमित 7 7 जा, तो अगर मैं गलती से बोल दिया कि 7 7 जा 21, तो कहते अच्छा 21 हो गया। मतलब उनको पहाड़े भी नहीं याद थे, और वो पीएचडी मतलब थेसिस लेके गए। बस वहाँ पे पहले जान पहचान थी, उनके पिताजी आईएएस ऑफिसर, तो उन्होंने लिंक लगा के करा दिया। तो मैंने ऐसे ऐसे पीएचडी और ऐसे ऐसे रिसर्च देखे हैं। तो जब कोवैक्सीन का आया तो मुझे लगा नॉर्मल आप रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च का नॉर्मल होता है 10 साल 15 साल लगने के बाद तब एक रिसर्च पास होता है, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट तुरंत नहीं दिखता है, साइड इफेक्ट बाद में आता है। जैसे तुरंत तुरंत तो मजा आ जाएगा कि चीजें ठीक हो गई, और उसका जो साइड इफेक्ट होता है धीरे धीरे सेल्स को म्यूटेट करता है और वो बाद में आता है। तो इंडिया का जो रिसर्च का अभी तक है वो बहुत बेकार रहा है।
तो वही हमने कहा कि स्पुतनिक है, तो 2-3 बार मैं गया था लगवाने के लिए, लेकिन मैंने कहा ये वाला नहीं लगाऊंगा कोवैक्सीन, तो मैं चला आया 3 बार। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी देखिए वो चीजें हुई ही, अभी क्लॉटिंग का केसेस ज्यादा है बहुत यंग यंग पीपल में। मैं बता रहा हूँ कि मेरे एक फ्रेंड आए थे, उनको बुलाते हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, ये बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे आए 1 घंटा बाद उनका हार्ट अटैक आ गया। इन्वायरमेंट पढ़ाने के लिए आ गए थे वो, तो वो यहाँ पे आए दिल्ली से, और आए आधा घंटा यहाँ पे रहे, फिर एकाएक उनका मतलब वो आया अटैक, फिर हमने हॉस्पिटलाइज कराया। वो ज़्यादा एज नहीं है उनका, 37-38 साल है। और बाद में जब मैं गया चेक कराने तो उनका तीनों क्लॉग है, जो 3 मेन वीन होती हैं जो हार्ट से जुड़ी होती हैं, वो तीनों में क्लॉगिंग है, तीनों भरा है इस यंग एज में। एक अभी क्लॉगिंग होने में 60-65 साल के एज में नॉर्मल होता है, तो दैट इज द कंडीशन। तो उस पर काफी बवाल भी इस पे चल रहा है कि कैसे इन्होंने करा, फिर इंटरनली राइवलरी चल रहा है कि आपने आईसीएमआर का जो लैब यूज किया उसको क्यों नहीं करा, कहीं ना कहीं आपने गवर्नमेंट का मतलब होता है ना कि कुछ गवर्नमेंट को फायदा होगा, आपने उसको सारा पेटेंटिंग दे दिया होगा, दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो दैट इज द मेन थिंग। वैक्सीनेशन कई तरीके का होता है। वैक्सीनेशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द वैक्सीनेशन? नॉर्मल आम जनता की भाषा में वैक्सीनेशन क्या है? देखिए डेली बेसिस पे हमारे अंदर बहुत से बैक्टीरिया जाते हैं, हम सांस लेते हैं, मुंह से पानी पीते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया हमें दिखते ही नहीं है। आपको नहीं पता होगा, आप जो दही खाते हैं उसको लेंस से देखिएगा तो उसमें केवल आपको दिखेंगे, ठीक है। तो हर चीज में बैक्टीरिया है। नॉर्मल क्या होता है कि जब हम खाते पीते हैं वो बैक्टीरिया जाता है, वो हम पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे अंदर इम्यून सिस्टम है ऑलरेडी, हम वो हमारा जो अंदर का प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको लड़के मार देता है। नॉर्मल यही होता है। लेकिन कोई वायरस ऐसा है जिसको हमारे अंदर के इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं है। नॉर्मल जो भी वायरस है जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं हम लोग लाखों सालों से रह रहे हैं, तो 1-2 जनरेशन मरते हैं फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मच्छर काटा होगा, तो पहली बार जब मच्छर इवॉल्व हुआ होगा काटा होगा तो उस समय बहुत लोग मरे होंगे। जैसे कोविड में था ना कि गाँव का गाँव काफी ज्यादा लोगों का डेथ हो रहा था। सेकेंड वाले वेव में आप देख रहे थे कि कितना हाई लेवल पे डेथ था। तो ऐसे जब पहली बार मच्छर इवॉल्व हुआ होगा काटा होगा तो बहुत लोगों का डेथ हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे जब मच्छर 100-200 साल काटते गया होगा तो हमारा जो अंदर का इम्यून है वो डेवलप कर लेता है। तो वो क्या होता है, अंदर हमारा एक इम्यून खुद का जो सेल्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, वो उसको मार देते हैं। यही सिस्टम होता है। अब जो कोई नया वायरस आया तो हम क्या करते हैं, पहले से ही उस वायरस का इस हल्का वाला जो बहुत स्ट्रांग नहीं है, कमजोर वाला को हम लोग खुद डाल देते हैं। एक कंडीशन होता है कि उसी वायरस को कमजोर करके अंदर अपने शरीर में डाल दिया। जब कमजोर होगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है लड़ लेगा। तो जब ये लड़ना सीख लेगा, तो जब पहली बार वीक से सीख लेगा तो वो अपने आप जो मजबूत वाले सेल है उनसे लड़ने के लिए सेल्फ इवॉल्व कर लेता है, प्रैक्टिस कर लेता है। होता है ना कि छोटे वाले से लड़ लिया पर उसको ध्यान आने लगता है कि बड़ा भी आएगा तो वो सेल्फ जनरेट हो जाता है, एडॉप्ट कर लेता है। दैट इज द वन टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक है। तो एक टाइप में हम क्या करते हैं, उसमें जिंदा ही वायरस को डालेंगे लेकिन उसको वीक करके देते हैं। ओके, जो सेकेंड वाला टाइप होता है उसमें क्या करते हैं, वायरस को मार देंगे, वायरस को वी विल बी किलिंग, बट उसके अंदर का जो जीन होता है वो फंक्शनल होता है। जैसे होता है ना आदमी डेथ हो जाए फिर भी उसका जीन तो रहता है ना, बाल वोल जो भी है, कुछ तो सेल्स होते हैं ना जो वर्किंग होते हैं, तो आपने वो डाल दिया, प्रोटीन्स जो होते हैं। तो उसके कारण ये होता है कि उसमें जो साइड इफेक्ट होता है कम होता है। जो अगर जिंदा डालते हैं तो उसमें साइड इफेक्ट ज्यादा होने की कोशिश होता है कि कई बार वो मजबूत वाला गलती से चला जाता है। तो आप देखते होंगे कि जो तुरंत वैक्सीन डालते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट आता होगा, बुखार लग जाता है किसी को चक्कर आ जाते हैं, ये तुरंत का जो कुछ साइड इफेक्ट होता है। अगर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है तो डेथ भी हो जाती है। कई बार वैक्सीनेशन हमारे वहाँ होता था, जब पोलियो हम लोग स्टार्ट किए थे वैक्सीन देना, तो सही से हम वैक्सीनेशन नहीं कर पाते थे, डेथ हो जाता था। तो लोग इसीलिए पोलियो का कई सालों तक 10 सालों तक वायरस नहीं पिलवाते थे। फैल जाता है ना निगेटिव, क्या दे मत पीना, डेथ हो गया था, इनका हो गया था, ये सब लोग सही नहीं पिलाते, ये अक्सर होता है। तो एक दो तरीका ये होगा, एक तो वायरस को खुद डाल दिया, दूसरा है कि कमजोर करके डाला, ठीक है। तीसरे में क्या करते हैं कि जो उस वायरस का, पूरे वायरस को नहीं डालते, उसका कोई जीन्स निकालते हैं और उस जीन को जो
वायरस का पूरा अटैक नहीं होता है, वायरस का कोई पार्ट होता है जो सबसे घातक होता है, उस वाले जीन को हम क्या करते हैं कि कोड करके तब डालते हैं, तो उसको आरएनए एंड डीएनए वैक्सीनेशन कहते हैं। तो अलग अलग तरीके का ये वैक्सीनेशन होता है। ये आपको दिया गया है नोट्स में, एक बार ये पढ़िएगा। जैसे होता है ये होता है एटेन्यूएटेड, एक है इनएक्टिवेटेड। जो हमारा वैक्सीन कोवैक्सीन था वो इनएक्टिवेटेड था, मार दिया था, वो उसमें जिंदा ही नहीं बचेगा, तो दैट विल बी इनएक्टिवेटेड। और जो हल्का सा जिंदा है लेकिन कमजोर है तो उसका क्या कहेंगे, एटीन्यूएटेड। ये पूछ सकता है कि किस तरह, जो कोवैक्सीन था वो इनएक्टिवेटेड था। एटीन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है जो मैं ये बताना चाहता हूँ। वैक्सीनेशन क्या होता है, बैक्टीरिया पैथोजन जब आपके अंदर जाता है तो वो क्या करता है, इन्फेक्ट करता है आपको सेल से, आपके सेल से लड़के आपका डिजीज इंक्रीज कर देता है। आपकी जो भी बीमारी होती है उस पैथोजन के कारण होती है। अंदर से हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो उस बैक्टीरिया को वो मार के हटा देगा, तो हम बीमार नहीं होंगे। होता है ना कभी कभी हमें जुकाम खांसी, ये क्या क्यों हो जाता है, जब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम नहीं लड़ पाता है तो हम बीमार हो जाते हैं। धीरे धीरे दवा खाते हैं तो या तो वो उनको मारता है या तो हम 7-8 दिन बाद अपने आप हमारा डेवलप कर लेता है कि वो जीतने लगे, तो तब हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। यही प्रोसेस होता है ओवरऑल। वैक्सीनेशन में हम क्या कहते हैं, पहले ही वो पैथोजन डाल के हम अपने इम्यून सिस्टम को पहले से ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि वो वाला वायरस जब भी आएगा वो पहले ही मार देगा। क्लियर? इसीलिए हमने पोलियो का देखिएगा बचपन में ही पिला दिया जाता है ताकि बच्चा बचपन से ही वो सब चीजों को एडॉप्ट कर ले। दैट इज द ऑल द थिंग। तो ये हो गया एटीन्यूएटेड और दूसरा हो गया इनएक्टिवेटेड। इसमें क्या करेंगे, किल्ड वर्जन ऑफ द जर्म। जर्म का मतलब जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, वो उसको मार के हम अंदर डालेंगे। और इसमें क्या करेंगे, वीक करके, यहाँ पे वीकेंड फॉर्म ऑफ द जर्म, उसको कमजोर कर देंगे ताकि आपका जाके डायरेक्ट तेज अटैक ना हो। इसमें देखिएगा कि डीएनए का भी यूज होता है। फिर छोटा सा जैसे हमारा जो ये बना होता है डीएनए, डीएनए में भी केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन बना होता है, तो उसमें कुछ प्रोटीन के ही फॉर्म को के बेसिस पे हम जब बनाते हैं तो वहां पे हम दैट विल बी द सब यूनिट कहते हैं। सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट, ये सब चीजें होती हैं जब हम केवल हल्का सा पार्ट प्रोटीन को यूज करते हैं। और फिर इसमें आता है एमआरएनए एंड डीएनए, डीएनए वैक्सीन। ये सब होता है, डीएनए को हम चेंज करते हैं, जेनेटिकली हम उसको थोड़ा सा कट करते हैं। क्लियर हो रही है ये चीजें? ये जब आप बायोलॉजी की क्लासेस चलेंगी तो ये आपको पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ बेसिक्स जानिए कि क्या होता है वैक्सीन, कैसे वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है और कितने टाइप के जो बेसिक्स हैं वो होते हैं। दो काफी इंपॉर्टेंट है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, इनएक्टिवेटेड एंड एटीन्यूएटेड। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का यूज मैक्सिमम हो रहा है। अभी डीएनए का भी यूज करके हम बनाने लगे, तो अब क्वेश्चन आएगा तो दिमाग में चलेगा ना किस किस तरीके का वैक्सीनेशन हम बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा 1-2 बार आप घर पे जाके रिवाइज कीजिएगा कि कौन कौन सी बीमारी के लिए हम बना रहे हैं, इसमें सब एग्जाम्पल दिया हुआ है। वही बना रहे थे ना वैक्सीन, देख रहे थे किस तरीके का वायरस है, क्योंकि वायरस भी एक तरीके का नहीं होता है। जैसे आम के कई प्रजातियां होती हैं, सेम कोविड के कई तरीके का होगा और वो अपने आप को इवॉल्व भी करते रहता है। होता है ना, इवोल्यूशन होता है। जैसे मच्छर है, पहले हम लोग देखते थे मॉर्टिन जलाते थे, मर जाते थे, धीरे धीरे वो मॉर्टिन को भी सर्वाइव करने लगते हैं, तो वो एक नई उसमें एडॉप्ट हो जाती है, नए तरीके का सेल डेवलप हो जाता है जो मॉर्टिन से को झेल लेगा। होता है ना, तो ऐसे ही जो वायरस भी होता है वो अपना नेचर धीरे धीरे चेंज करता रहता है। तो हमने एक का बीमारी बना लिया दवा, फिर वो दूसरा चेंज करके होगा। हम लोग पढ़ रहे थे ना कोमी, हाँ, कई तरीके के वायरेंट अटैक कर रहे थे, तो वो वही होता है। तो इसीलिए हम प्लाज्मा लेके उसका टेस्टिंग कर रहे थे कि क्या है, कैसे इवॉल्व कर रहा है, कैसे मारा जाए। दैट वाज ऑल द थिंग। यहाँ पे नेक्स्ट इंडिया एंड चाइना के रिलेशन के बीच में है। ये चाइना के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ओके, वील एंड वो का मतलब क्या है, इंग्लिश भी थोड़ा पढ़ा दो। व्हाट इज मीन बाय द वील एंड वो? जैसे कहते हैं ना सुख दुख, जॉय एंड सारो, उसी को एक फ्रेज है वील एंड वो कहते हैं कि हम सुख दुख के साथी हैं। नहीं कहते हैं
कि वी आर द फ्रेंड ऑफ, वी शेयर्ड वील एंड वो, सुख दुख हम बांटते हैं, तो दैट इज द मेन थिंग। आप लिख लीजिए आप भी, वील एंड वो फ्रेज इंग्लिश का फ्रेज है। इंडिया एंड चाइना के बीच में जो सबसे फेमस एग्रीमेंट है, खासकर जो हम लोग बहुत दिनों तक चलाते रहे, दैट इज द पंचशील। पंचशील का नाम सुना आप लोगों ने? क्या है पंचशील? हिंदी चीनी तो भाई भाई बहुत पहले से ही था। हिंदी चीनी तो जब 1962 में वो गोली मार रहे थे चाइना वाले, तो भी हम लोग, हमारी आर्मी हिंदी चीनी भाई भाई करके आगे बढ़ रही थी और उधर से गोली चला रहे थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था हिंदी चीनी भाई भाई के मतलब क्या होता है। इधर से हमारी आर्मी चिल्लाया जा रही है हिंदी चीनी भाई भाई, और उधर से बंदूक पे गोली तान के चलाया जा रहा है। तो दैट इज द थिंग। वो हिंदी चीनी भाई भाई तो स्टार्टिंग से था, 1947 से ही हम नहीं चाहते थे। नेहरू का खुद का आइडियलिस्टिक पॉलिसी था। नेहरू चाहते थे कि हम किसी से लड़ाई नहीं करें, गरीब देश है, तो सबसे बड़ा दुश्मन उस समय चाइना था। तो उन्होंने सोचा क्या इससे लड़ाई करें, कुछ दोस्ती वोस्ती करें, उसको दया आ जाएगा तो लड़ेंगे नहीं, हम अपना डेवलपमेंट पे काम करेंगे। तो उन्होंने दिया था ये वाला हिंदी चीनी भाई भाई, कि दोनों तो भाई भाई हैं। इसीलिए इंडिया ने जब चाइना का प्रपोजल आया था कि यूएन का परमानेंट मेंबर कौन होगा, तो इंडिया ने सपोर्ट किया था, ये दिखाने के लिए हमसे आपसे कोई लड़ाई नहीं है, मतभेद नहीं है, हम आपसे जलते उलते नहीं है, ठीक है। तो लेकिन बाद में दिक्कतें होती हैं कि जब अब दुश्मनी होता है, बॉर्डर आप शेयर करते हैं, तो पड़ोसी हैं तो लड़ाई होगा ही, कभी ना कभी मैटर तो आएगा ही नहीं कभी। किसको? ओवरऑल जो मेन लैंड चाइना है उसको 1971 में रिकॉग्नाइज किया गया। वो चाइना का आपसी मतभेद था ना, जैसे चाइना ताइवान अपने आप को कहता था मैं असली चाइना हूँ, और अभी का जो मेन लैंड बड़ा वाला चाइना वो कहता था। यूएस ताइवान को रिकॉग्नाइज करता था। अभी भी लड़ाई हम देखते हैं ना, ताइवान और इनमें लड़ाई चल रहा है। वहां पे चाइना में सिविल वार हुआ था 1945 में। सिविल वार में एक था कम्युनिस्ट और एक थे कैपिटलिस्ट। जो कैपिटलिस्ट के लीडर थे वो हार गए थे, और जो कम्युनिस्ट के लीडर थे माओ जिदोंग, वो जीत गए थे। तो उन्होंने मेनलैंड कैप्चर कर लिया था, और जो कैपिटलिस्ट वाले थे वो भाग के ताइवान चले गए थे। तो यूएस का दोस्त कैपिटलिस्ट, तो वो ताइवान वाले को रिकॉग्नाइज करता था। 1971 में आके यूएस ने भी कहा ठीक है यही मेनलैंड चाइना ही है, क्योंकि कम्युनिस्ट उनके विरोधी लेकिन चाइना को तो 1900 उसी समय से दे दिया गया था 45 में। वर्ल्ड वॉर यही मतभेद था कि कौन असली चाइना है। चाइना को बाद में नहीं दिया गया, चाइना तो शुरू से ही है। चाइना का रिकॉग्निशन क्या था, तो हमने पहले ही मेनलैंड चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया था, ठीक है। तो ये पॉलिसी था, तो हमने कभी विरोध नहीं किया था, मतलब हम लोग। लेकिन बात ये थी कि जब पड़ोसी है लड़ाई होगा ही। तो 1962 में अटैक हुआ, और अटैक के बाद मेन है कि उसमें बहुत से रीजन है, जैसे कि दलाई लामा का आना, हम लोगों का उनको रिफ्यूजी देना, और तिब्बत का मसला था, तिब्बत को वो कैप्चर करना चाहते थे। हम लोग तिब्बत को चाहते थे ऑटोनॉमी मिल जाए। वैसे इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया था 1956 तक आते आते इंडिया ने मान लिया था कि तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना, ठीक है। तो वहां पे इशू नहीं था। लेकिन बाद में जब दलाई लामा 1959 में आ गए, अब चाइना को ये लगने लगा कि इंडिया भड़का रहा है दलाई लामा को बुला के, तब ये अटैक स्टार्ट हुआ। दैट इज द मेन थिंग, ओके। तो यहाँ पे ये तो पंचशील, जैसा आपने कहा कि 1962 में युद्ध के बाद हमने एग्रीमेंट किया कि 5 उसमें मेन मुद्दा था कि हम एक दूसरे की जो सवर्निटी है, इंटीग्रिटी है, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे में एग्रेशन नहीं करेंगे, और एक दूसरे के एरिया में हम ऐसे चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे जो दूसरों के लिए खतरा है, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस हम रखेंगे कि एक दूसरे हमेशा पीस की बात करेंगे, कहीं पे भी हम लड़ाई नहीं करेंगे। ओवरऑल मतलब यही है कि आप इंटरफेयर मत कीजिएगा, कि हमारे मैटर में, हम आपके मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे तिब्बत का मसला है तो वो तो चाइना का मसला है, कश्मीर का मसला है तो हमारा मसला है। ना आप कश्मीर के बारे में बोले, ना हम तिब्बत के बारे में बोलते हैं। नॉन इंटरफेरेंस मतलब आप अपना इंटरनल मैटर खुद संभालिए। तो ये सब पंचशील के अंदर में आता है। समझ में आ रहा है क्या, कि हम एक दूसरे के जमीन नहीं हड़पेंगे, दूसरे के एरिया में नहीं घुसेंगे, एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के एरिया में, और पीसफुल्ली एक दूसरे को सहायता करके हम आगे बढ़ेंगे। यही है पंचशील। 5 मेन इनके जो पॉइंट है, दैट आर द पंचशील। तो इन्होंने यही यहाँ पे लिखा है कि म्यूचुअल, 5 म्यूचुअल, जो रिस्पेक्ट की बात है, 5 म्यूचुअल्स, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में इसको पंचशील कहते हैं। तो यही यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि इंडिया में अभी भी कॉमन ग्राउंड होने के बहुत चांसेज है, और इंडिया और चाइना एक साथ मिल के बोले तो पूरा दुनिया इसको सुनेगा। अगर हम आपस में लड़े तो कहीं ना कहीं उसका फायदा वेस्ट उठाएगा। जैसा अभी मोदी जी ने भी कहा था कि भारत और चाइना
दो अलग अलग शरीर हैं लेकिन हमारा आत्मा एक ही है, ठीक है, मोदी जी ने ऐसा बोला है। क्लियर हो रहा है? ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। है समानता, उनका जो कन्फ्यूशियस का है, हमारा बुद्धिज्म है, तो कहीं ना कहीं है कल्चरल, और उनका भी यूनिक है क्योंकि चाइनीज का जो कल्चर है बहुत पुराना है। कन्फ्यूशियस वो वेस्टर्न और इनसे तो पहले से हैं, और हमारा भी बहुत पुराना है, एंशियंट। और ये जो हमारा वैदिक सिस्टम है, इंडियन वैली वो इंडस वैली सिस्टम है, ये सब बहुत पुराना है। वेस्ट में तो बहुत रिसेंटली है ना, वेस्ट का उतना पुराना नहीं है, पहले तो वो ट्राइबल थे। पहले यूएस कहाँ था? यूएस तो 400-500 साल पहले खोजा गया है। यूएस था ही नहीं, ट्राइबल थे, ट्राइबल पे भी एकदम आदि मानव टाइप के थे। या ऑस्ट्रेलिया कहाँ खोज हुई थी? नहीं था ना। अलेक्जेंडर आया था, उसको तो नहीं पता था कि यूएस का है। अभी तो जब हमने अच्छे अच्छे नाव बनाने स्टार्ट किए तब तो जाके अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका को कहाँ कोई जानता था। वो तो जब ये यूरोपियंस अपना शिप बना के खोजना स्टार्ट किए। कल्चरली तो हम ही लोग बहुत डेवलप्ड है, मतलब बहुत पहले से हैं। थोड़े बहुत हमारा कंपैरिजन चाइना है, ग्रीस से भी हो सकता है, रोम से भी हो सकता है, लेकिन और सब कल्चर इतना पुराना नहीं है जितना हम लोग हैं, ठीक है। तभी तो वो वाला कविता भी है, सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा। उसमें एक लाइन है ना कि ये यूनान रूस सब मिट गए पर नामो निशा हमारा, कुछ है ना उसमें लाइन। ये सारे जहां से अच्छा वाला पोयम में काफी अच्छे ये सब लाइन है कि नहीं हमारी, हाँ ये ऐसे है कुछ। इजिप्ट और ये यूनान सब मिट गए पर नामो निशा अभी भी हमारा ही है। तो वो है, कल्चरल कंटिन्यूटी है। नौरे जहां हमारा, हाँ तो ये है। लेकिन इसमें एक लाइन और भी है कि ये जो यूनान ये सब मिट गए लेकिन हम अभी भी नहीं मिटे हैं, ये भी है। ओके, ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि हमारा जो कल्चरल कंटिन्यूटी है दैट इज फ्रॉम द वेरी एंशियंट। चाइना का भी बहुत पुराना है, चाइना इज ऑल्सो वेरी एंशियंट, इनका भी है। आप बुद्धिज्म देख लीजिए, बुद्धिज्म तो उनके में भी हुआ है, कॉमन शेयर्ड है वैल्यू। हमारे वहाँ पे भी डाइवर्सिटी है, उनके वहाँ पे भी डाइवर्सिटी है, काफ़ी डाइवर्सिटी उनके भी वहाँ। अभी हमें लगता है कि चाइनीज एक तरीके से होते हैं, लेकिन आप जब अंदर चाइना में जाइएगा दे हैव द लॉट ऑफ ट्राइब, लॉट ऑफ अलग अलग उनका है कि कल्चरल सेपरेशन है, एसेंट उनमें भी बदलता है। ऑल दिस थिंग आर देयर। जैसे हमारा माना जाता है कि हमारा सिंबोलिज्म हाथी से होता है और चाइना अपने आप को ड्रैगन, उनका जो ड्रैगन का उनके कल्चर में काफी महत्व है। जैसे हमारे कल्चर में हाथी का कल्चरल सिग्निफिकेंस है, वैसे उनका ड्रैगन का है। वो नहीं अपने जो भी होता है तो ड्रैगन बनाते हैं अपना सिंबल में या अपने हर जगह पे, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज द वीकेस्ट फर्स्ट। ये हमने अभी कल डिस्कस किया था कि जो अभी तक हम रिजर्वेशन देते थे, क्रीमी लेयर वो किस में था? क्रीमी लेयर ओबीसी में था। अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और उसमें हमने क्या कहा है कि जो एससीज में है उनको भी हम क्रीमी लेयर में लेके आएंगे। वहां पे भी इंटरनली काफी डिफरेंस है। अभी तक ये माना जाता था कि अनटचेबल्स सबको ट्रीट किया गया तो सब इक्वली है, लेकिन अनटचेबल्स में भी वहां पे भी कुछ सेक्शन जो है वो काफी वेल ऑफ है, उनके पास सक्षम है, वो अमीर है, वो अपने जो बच्चों को अच्छे से पढ़ा लेते हैं, और उन्हीं में कुछ बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेड हैं। जो रिजर्वेशन हम जैसे एससीज के लिए देते हैं, अगर 100 सीटें हैं, मानिए आईएएस का एग्जाम होता है 800 सीट है, 100 सीट अगर हम एससी सेक्शन को देते हैं, और एससी में एक थोड़ी है कैटेगरी, उसमें तो बहुत सी कैटेगरी है ना एससीज में, आप देखिएगा देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरी, और उसमें से मानिए 100 सीट दिया और टोटल 1000 कैटेगरी है, तो उसमें से जो 10-12 कैटेगरी है वो 100 सीट उठा के ले जाती है, और बाकी जो कैटेगरी है वो एक भी सीट नहीं पा पाती है। तो इसमें ये है कि एससीज में भी हम क्रीमी लेयर बना दें। जैसे ओबीसी में क्या है, जो 8 लाख से ज्यादा इनकम है उनको हम रिजर्वेशन नहीं देते ओबीसी का, उनको हम जनरल से कहते हैं कंटेस्ट करने का, सेम प्रोसेस। क्रीमी लेयर में ओबीसी में था। देखिए ओवरऑल तब मैं बता दूं, देयर आर द अभी जो रिजर्वेशन सिस्टम है क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम जनरल, अपर कास्ट, हाँ, फिर ओबीसी माना जाता है कि इनसे कम ये है, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली दे आर द फॉरवर्ड, उनके बाद ये हैं,
फिर इसके बाद एससीज और उसके बाद एसटीज। ये हमने अभी तक डिवीजन है, इसी बेसिस पे हम सीटें बांटते हैं। अगर यूपीएससी में 100 सीटें आई तो 100 में से जो हम देते हैं 7.5% एसटी को, 15% एससी को और 27% ओबीसी को, और बचे जो सीट होते हैं 50% वो जनरल को। हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट था जो ओबीसी है ये एक जैसे नहीं है, ओबीसी में भी डिफरेंस है। ये जो है ये प्लेन नहीं है, इनमें भी जो डिवीजन है वो थोड़ा, कुछ लोग इसमें आ गए हैं, कुछ लोग उनसे कम है, कुछ लोग इनमें भी कम है, कुछ लोग और भी कम है और कुछ लोग बहुत ही कम है। दिस इज द डिवीजन। इसमें भी क्लास है। तो हमने ये कहा कि जो ऊपर है ये वाले क्लास को हमने, अब इतना ज्यादा कास्ट है कि हम हर एक जात के हिसाब से नहीं बांट सकते, तो हमने 2 डिवीजन किया कि जो ऊपर है, मानिए हमने मिडिल ग्राउंड बना दिया कि ये मिडिल ग्राउंड रहेगा। तो हमने क्या किया है, अभी हमने कहा है कि जो यहां से इस कैटेगरी में आ रहे हैं 2 ग्राउंड बना दिया। ये है क्रीमी लेयर और जो ये है वो नॉन क्रीमी लेयर है। हम इनको जॉब के लिए रिजर्वेशन दे रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि इनके साथ जो सीटें आधा दी गई हैं आप उसमें फाइट कीजिए। क्लियर हो रही है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। अभी तक इनमें क्रीमी लेयर नहीं था। अब इनका भी डिमांड ये था कि कुछ ऐसे हैं जो ऊपर हैं, यहाँ पे वो अमीर हो गए हैं, वो पावरफुल हो गए। अब इनका जो 80 सीट दिया जा रहा है, यही लोग सारे 80 सीट लेके जाते हैं और ये जो बच्चे हैं ये कुछ नहीं पा पाते हैं। तो अब उनके लिए हो रहा है कि इसमें भी डिवीजन हो जाना चाहिए। 80 सीट दे रहे हैं तो जो इनमें ऑलरेडी ऊपर है वो ऑलरेडी कंटेस्ट करें जनरल कैटेगरी वाली सीट पे, और जो बच्चे हैं उनको जो रिजर्व सीट है वो दिया जाए, ताकि डिवीजन जो हमारा ये इक्विटेबल मैनर में सबको जॉब मिल सके। होता है ना, कोई कास्ट को एक भी जॉब नहीं मिला है पूरी लाइफ से, तो ऐसे में वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इक्वालिटी नहीं आ पाएगी ना। हम ओवरऑल क्या चाहते हैं कि जातिवाद हटाने का हमने एक तरीका लाया है कि हम जॉब को सबको बराबर दे देंगे, पढ़ाई में सबको सीट दे देंगे, तो सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो लोग जात नहीं पूछेंगे, सब एजुकेटेड एंड एवरीवन विल हैव द जॉब, पैसा होगा। तो दैट इज द मेन थिंग। तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक मानता था, अभी तक ये कॉन्सेप्ट था कि ये तो सबको अनटचेबल किया गया ना। ये जो ओबीसी था वो अनटचेबल तो नहीं थे, लेकिन वो थे कि थोड़े से वो बैकवर्ड रह गए थे, उनके पास जमीन नहीं था, उनके पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको जो एजुकेशन से दूर रखा गया था। लेकिन यहाँ पे है कि सबको अनटचेबल इसमें था, फिर भी था कि कुछ के पास जमीनें थी, कुछ डोमिनेंट कास्ट थे जो अभी भी हैं। आप देखिएगा कई डोमिनेंट कास्ट हैं ओबीसी में जो बहुत पावरफुल है। जाट देखिए, मराठास देखिए, अभी भी डिमांड चल रही है जाट मराठा की ओबीसी की। तो ये जो कास्ट हैं तो वो डोमिनेंट रही है, तो उसके साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ है जितना हमने अनटचेबल्स के साथ किया है। तो हमने इनको एक ग्रुप में रखा था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार है कि इनमें भी ग्रुपिंग है, कुछ ऐसे कास्ट हैं, क्लास है जो सारे सीट लेके जा रहे हैं। मीनाज है और भी, जैसे अभी यूपी में देखिए जाटो जो कास्ट है, जाटो मायावती जाटो, तो जो जाटो कास्ट है बहुत डोमिनेंट है। आप देखिएगा कि एससीज का बहुत से कंटिन्यूअसली जो सीटें जाती हैं जाटो की जाती हैं, लेकिन और जो है जैसे बहुत ज्यादा जो एससीज कास्ट में बहुत एक्सप्लॉयटेड कास्ट है। आप जो लोग लाश जलाते हैं उनका हालत जाके देखिए, अभी भी उनको गांव से बाहर ही रखा जाता है, अभी भी उनको अनटचेबल्स जैसे नहीं कहते कि ये भंगी हैं, ये वाल्मीकिज हैं। आप कहीं ना कहीं उनके साथ अभी भी हद से ज्यादा अभी भी अनटचेबिलिटी मुझे लगता है उनके साथ है। लोग अनटचेबिलिटी भेदभाव वाला करते हैं, तो उनको मिलना चाहिए ना। उनके वहां से एक सिलेक्शन नहीं होता है, एक सिंगल सिलेक्शन। अभी एक रिपोर्ट आया था नियर अबाउट जो मुश्किल से 20% कास्ट है इस चीज में, वो सब लेके जा रहे हैं। 80% 60% के पास अभी तक एक भी सीट पे सिलेक्शन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इनको भी ये कहा जा रहा था कि ये हटा दिया जाए और इनको एक अलग बना दिया जाए, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, एसटीज में तो ठीक है, अभी भी वो लोग ट्राइबल है, अभी भी है जैसे जंगलों में, तो उनका उतना नहीं है। अभी उनमें भी है, धीरे धीरे उनमें भी आएंगे, लेकिन अभी इसमें बोला जा रहा है कि अभी हम एसईज में लेके आने वाले हैं क्रीमी लेयर के लिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट पहले ये मानने को नहीं तैयार था, ये केस कंटिन्यूअसली चल रहा है। जब
ये 92-93 में इंदिरा साहनी केस आया था, जब उन्होंने क्रीमी लेयर ओबीसी का करा था, तभी से डिमांड होने लगा था कि एससीज में होना चाहिए। और उसको लेके कई केसेज हैं, जैसे एक केस है एक केस है दैट इज द चिन्हैया केस, 2005 का ये केस है। इसमें ऐसा माना गया था, खासकर अभी जो केस पर्टिकुलरली चल रहा था, एससीज एसटीज का जो ट्रीटमेंट है, इंडिया का सबसे बड़ी खासियत ये है कि जैसे हम लोग दूसरों को अपना कुछ गुण दे देते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है, ये सब चीज़ें नहीं होता कि हम लोग अपना फिलॉसफी दे देते हैं, लेकिन जो बाहर ही आते हैं उनसे हम कुछ अच्छा सीखते हैं, लेकिन हम कुछ अपना भी दे देते हैं। जैसे इस्लाम आया, इस्लाम में इक्वालिटी क्या, उसमें जातवाद नहीं है। असली जो इस्लाम है, आप जाइएगा ये इस एरिया में जो वेस्ट एशिया है, सऊदी अरेबिया, कुवैत, वहाँ पे इस्लाम में सब बराबर है, ऊंच नीच नहीं है कि इनसे छुआछूत है, ये बहुत मतलब ऊपर वाले कास्ट हैं, ये नीचे वाले। लेकिन आप इंडिया में जाइएगा ना, जो इस्लाम है उसमें भी छुआछूत होता है। जो कन्वर्ट है उनको नीचे देखा जाता है। दो तरीके का मस्जिद हो जाता है इंडिया में। आप जाइए केरला में, दो तरीके के चर्च हैं, एक जो ओरिजिनल क्रिश्चियन है, एक जो कन्वर्ट है। उन कन्वर्ट को अभी भी एससी एसटी जैसे ही ट्रीट किया जाता है, उनसे भी टचेबिलिटी की बात नहीं होती है, अनटचेबिलिटी उनमें भी प्रिविलेंट है। एक केस ऐसा ही आया था, जो मजहबी सिख होते हैं पंजाब में, एंड बाल्मीकीज। मजहबी सिख जो वो सिख हैं, जैसे सिखिज्म क्या कहता है, गुरु गोविंद सिंह कहते थे, या जो नानक हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था सिखिज्म, नानक ये कहते थे कि सब बराबर हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो सिखिज्म है उसमें देखिएगा जो कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे जो दलित है वो कन्वर्ट इसलिए होते हैं कि अरे यहाँ पे तो हिंदुइज्म में है, छुआछूत बहुत है, हम कन्वर्ट हो जाएंगे, उसमें सब इस्लाम में इक्वल है तो हम भी इक्वल होंगे। लेकिन दिक्कत है कि कन्वर्ट होने के बाद भी उनको एक तरीके से टाइटल दे दिया जाता है कि ये कन्वर्टेड है, और जैसे सिखिज्म में उनको मजहबी सिख कहा जाता है कि ये धर्म परिवर्तित करके आए हैं, तो उनको लो कास्ट एंड द लो क्लास के जैसे ट्रीट होता है। तो इंडिया का बहुत यूनिक चीज है कि हमने उनको दे दिया कि चलो बाहर से आए हो तो आप इक्वलिटी इक्वलिटी की चिल्ला के कह रहे हैं, हम भी अपना थोड़ा सा कास्ट सिस्टम दे देते हैं। तो इंडिया ही ऐसा देश है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी में भी दलित है, कास्ट सिस्टम है, इस्लाम में भी है, सिख में भी है, मैक्सिमम जगह पे है। जहाँ जहाँ कन्वर्जन ज्यादा हुआ है वहाँ वहाँ है। चीजें समझ में आ रही हैं? तो इसी को लेके हो रहा है कि आप कन्वर्ट हो जाए फिर भी जो एससी वाला तगमा है वो लगा ही रह जाता है। और इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, तभी इक्वालिटी आएगा। तो यहाँ पे जो दलित में अगर ऑलरेडी अनइक्वालिटी है तो अनइक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो उसका अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब इस वाले जजमेंट में बोला है कि नाउ दे हैव अलाउड, मतलब अब जो होगा मैंडेटरी नहीं है, बाइंडिंग नहीं है कि आप जबरदस्ती लगाइए, लेकिन जो स्टेट क्रीमी लेयर लगाना चाहेगा वो लगा सकता है। यहाँ पे लिखा है दिस इज नॉन बाइंडिंग, मतलब अभी ये नहीं है कि कंपलसरी लगाना है, लेकिन धीरे धीरे स्टेट को लाना पड़ेगा। कहीं पे है यहाँ पे दिस इज द नॉट बाइंडिंग। अफर्मेटिव एक्शन, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, व्हाट इज मीन्ड बाय द अफर्मेटिव एक्शन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीजें क्लियर है ना। उसी में एक मैंने बताया था अफर्मेटिव एक्शन, जो हम उनके लिए नया प्रोविजन लेके लाते हैं जिससे उनका इक्वालिटी आ जाए। जैसे हम कोई भी, जैसे कल क्या डिस्कस कर रहे थे कि बिहार में गवर्नमेंट ने वीमेन एजुकेशन बढ़ाने के लिए साइकिल देना स्टार्ट किया, तो साइकिल देना अफर्मेटिव एक्शन है, हो गया ना अफर्मेटिव एक्शन। वैसे ही रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से समाज में इक्वालिटी आती है, लेकिन आप निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो इनइक्वालिटी आएगी, जो इनइक्वालिटी और है वो बढ़ जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। सब्सटेंसिव इक्वालिटी, सब्सटेंसिव इक्वालिटी का मतलब होता है, एक होता है कि प्रोसीजरल इक्वालिटी, नॉर्मल इक्वालिटी, जैसे कि यहाँ पे सारे लोग हैं और सारे लोगों का मैं एक ही एग्जाम ले लूँ, हो गया ना। जैसे आप लोग बैठे हैं और मैं एक ही पेपर सबको दे दूं जिसमें पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आ जाए, पूरा ज्योग्राफी आ जाए, पूरा एक महीने का करंट अफेयर्स आ जाए, और जो न्यू एंट्री है जब वो आए हैं तो उसके बाद का जो हमने पढ़ा है उनके लिए वो एग्जाम दे दें। ऐसे तो मैं कहूँगा इक्वालिटी है, सबका तो ले रहा हूँ, इनको भी दिया इनको भी दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो बैकग्राउंड है वो हम नहीं कंसीडर कर रहे हैं ना, तो उनके लिए डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। आर यू गेटिंग ना? तो ये हो गया कि जब उनके लिए ऐसा पेपर बने कि जो सिर्फ 3 दिन का करंट अफेयर्स हो, तो होगा ये
पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कि मैं उनका पेपर हल्का बनाया हूँ, आपके लिए पेपर टफ हो जाएगा ना, 1 महीने का मैं चीजें ला दूंगा, लेकिन आपको लगेगा टफ है, लेकिन अगर कोई बाहर से देखे तो उसको लगेगा तो जस्टिस है। जैसा आप देखिएगा रिजर्वेशन कई लोगों को लगता है कि अनजस्टिस है, जिनको मिलता है उनको लगता है ठीक है, जिनको नहीं मिलता उनको लगता है अरे उनके साथ तो फायदा हो रहा है। लेकिन आप बाहर से देखिए कि जब आप बैकग्राउंड देखते हैं तो लगेगा कि नहीं यही सही है। अगर सबको एक तरीके का एग्जाम करवा देते तो वो इनजस्टिस, वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता। ठीक है, अगेन दैट इज द ऑल अबाउट। ईवी चिनैया केस एक बार लिख लीजिए, ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो क्रीमी लेयर था उसको रिजेक्ट कर दिया था। ईवी चिनैया केस, यहां पे उस समय आंध्र प्रदेश स्टेट ने डिवाइड करने की कोशिश की थी एससीज को क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर में, लेकिन उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। यहाँ पे ये बोला गया था कि आर्टिकल 351 है, वहां पे पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट के बाद से ही पावर होगा, लेकिन अभी हमने स्टेट को ये पावर दे दिया है क्लासिफिकेशन के लिए। अब जो डिवीजन करना है स्टेट्स में, ये अब किसके पास आ जाएगा? स्टेट्स के पास। स्टेट्स अपने एरिया में जो एससीज कैटेगरी में डिफरेंट लेयर्स हैं उसको वो डिफाइन कर सकते हैं, क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पे इलेक्शन हुआ है वेनेजुएला में, हम लोग एक दिन डिस्कस किए हैं। वेनेजुएला में इलेक्शन हुआ है, क्या वहां का मेन मैटर है? वहां पे जो प्रेसिडेंट है वो ऑलरेडी 10 सालों से हैं और उन्होंने माना कि वो हार रहे थे, अपना उन्होंने इलेक्शन के साथ धोखाधड़ी एंड फेर बदल करके उन्होंने खुद का जीत लिया है। जो रिपोर्ट आ रहे थे उनका पीछे दिख रहे थे, लेकिन जो रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने 51% वोट पाया है, और जो उनके अपोजिशन है जो काफी ज्यादा वोट पा रहे थे, ऐसे जो आम जनता के मूड था उसकी, उनको 44% करा है। तो ऐसे वहां पे वायलेंस स्टार्ट हो गया है। तो एक बार अपने मैप में वेनेजुएला को लोकेट कर लीजिए आप लोग। एक आप एटलस ले लीजिएगा, आप लाई हैं एटलस, एक जहां पे हम लोग कोई भी देश आएगा, कोई भी स्टेट आएगा तो हम डेली बेसिस पे लोकेट करेंगे ताकि वो चीजें अपने आप याद हो जाएं। ठीक है, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला लोकेट किया। ब्राजील कहाँ पे है? वेनेजुएला के किस तरफ है? ओके, और उसके बगल में कौन सा देश है? और ऊपर कौन सा देश है? वेनेजुएला, ये है साउथ अमेरिका। इधर की तरफ गुयाना, ऊपर कैरेबियन सी, वेस्ट इंडीज, क्रिकेट देखते होंगे आप लोग, वेस्ट इंडीज इसी एरिया से आते हैं। इधर कोलंबिया और नीचे ब्राजील। अमेजन का ट्रेस मिल रहा है वेनेजुएला से। अमेजन यहाँ फ्लो कर रहा है, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर अमेजन ही है ना, तो ये यहाँ से फ्लो करके यहाँ जा रहा है। वेनेजुएला से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, कैपिटल क्या है वेनेजुएला का? कैराकस। न्यूज में है इसीलिए देखना जरूरी है कि आगे पीछे कौन सी कंट्रीज है, पूछ देगा प्रीलिम्स में, वेनेजुएला दे देगा और दे देगा कि पेरू टच द बाउंड्री ऑफ द वेनेजुएला, तो क्लियरिटी होना चाहिए कि ये पेरू टच नहीं कर रहा है। पेरू बहुत फेमस है, यहीं से ही आपका अल नीनो एंड लॉ नीनो का जो पैटर्न होता है, कल हम लोगों ने अल नीना ला नीना पढ़ा था ना, वो यहीं का चेंज होता है ओशियन करंट, तो ला नीना एंड अल नीना ओरिजिनेट होता है। तो पेरू यहाँ पे है, कोलंबिया यहाँ पे, वेनेजुएला यहाँ पे, गुयाना यहाँ पे, और साउथ में ब्राजील है। ओके, दिस इज द ऑल अबाउट। नाम क्या है इनका? निकोलस मदुरो। और वहां के जो सबसे बड़े वो लीडर थे, व्हाट वाज द नेम? कैवेज, हुगो कैवेज, कहीं होगा इसमें, हुगो कैवेज ये नाम है, जो काफी फेमस थे। ये पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल होता है उसके लिए काफी बड़ा रिसोर्स था
उसी पे इसकी इकॉनमी डेवलप थी। मेन इसकी इकॉनमी जो बेसिस थी, अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट होता था, 95 रुपए इनकम कैसे आता था? क्रूड ऑयल बेच के, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब इनका मेन था। अब क्या हुआ कि एक पेट्रोल डीजल का रेट गिर गया, और दूसरी चीज ये हुई कि यूएस के साथ इनका लड़ाई स्टार्ट हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्या किया? सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन का मतलब कि उनके जो ट्रांजैक्शन है सब पे उन्होंने पाबंदियां लगा दी। तो ऐसे में इनका इकोनॉमी और फेल हो गया, और इनमें एकाएक इन्फ्लेशन आ गया। हो गया ना कि जब आपके वहाँ इकोनॉमी कमजोर होती है तो प्रोडक्शन कम होता है। जो कुर्सी है पहले 1000 प्रोड्यूस होती थी, अब घट के 100 हो जाएगी। अब जब प्रोडक्शन कम होता है तो क्या होता है? उसका रेट बढ़ने होता है। होगा ना कि चीजें कम। आप जाइए कभी खरीदने, जब आम का सीजन कम होगा तो आम कम हो जाएगा, और ऐसे में जब आम आएगा वो महंगा बिकने लगता है। होता है ना, कभी कभी टमाटर 200 रुपए किलो खरीद के खाया है, खाया होगा कभी कभी। एक साल में एक टाइम आता है जब 150-200 चला जाता है। तो सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, उसके केस में क्या होगा? इन्फ्लेशन आ जाता है, रेट बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, जो रेट पहले था उससे चेंज हो गया। क्लियर हो रही है? अब ऐसे केस में जब वहां की इकोनॉमी गिरी तो वहां हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। टमाटर 50 से 200 नहीं हुआ, 50 से 20,000 हो गया। लोग टांगे पे भर भर के पैसे ले जा रहे थे और एक बोरा सब्जी खरीद के ला रहे थे, एक झोला। ये कंडीशन आ गया था। तो काफी इंटरनली सिविल वार ऐसे कंडीशन आ गए थे। इस समय हालत खराब है वेनेजुएला की। दैट इज द मेन थिंग। और ऐसे में जब गवर्नमेंट ऐसी होती है जिनके खिलाफ ये होता है और वो गवर्नमेंट पद से हटना नहीं चाहती, तो क्या करती है? मिलिट्री पावर का यूज करेगी, इलेक्शन को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करती है, मैनिपुलेट करती है। दैट इज द ऑल द थिंग दैट इज हैपनिंग इन द वेनेजुएला। क्लियर? लास्ट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, जो हमारा मेन इश्यू चल रहा है इस समय, अनस्टेटेड शिफ्ट इनटू द मोदी इकोनॉमिक डाइजेशन। यहाँ पे ये न्यूज आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि हमने अभी बजट में किस पे जोर दिया। एक दिन हम लोग बजट पढ़े थे, बजट में हम लोग क्या पढ़े थे? क्या स्कीम सबसे ज्यादा था? किस चीज का स्कीम था? 3-4 स्कीम पढ़े थे। हाँ, रोजगार देने का। इन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी एम्प्लॉयमेंट नया देगी तो हम सब्सिडी देंगे, आपका पैसा हम देंगे, 1 महीने का सैलरी देंगे, फिर आपका जो ईपीएफओ का होता है वो हम देंगे। अब क्या चाहती है सरकार? चाहती है कि कंपनियां नया नया जॉब दें। यही है ना? पहले किस चीज पे इसके पहले देते थे? पहले भी हमारा सब्सिडी था। पहले हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि हम ग्रोथ पे देंगे, जो जितना प्रोड्यूस करेगा उसको हम सब्सिडी दे लेंगे। तो उसके लिए हमने लाया था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम प्रोडक्शन में था कि अगर आप 100 प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको इतने प्रोडक्ट पे 50 रुपए अलग से दिया जाएगा। आप 500 बनाएंगे तो आपको 100 रुपए अलग से दिया जाएगा। मतलब प्रोडक्शन ज्यादा तो आपको पैसे मिलेंगे। सब्सिडी इंसेंटिव का मतलब यही होता है। गवर्नमेंट को ये लगता था कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा कि प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोगों की जरूरत ज्यादा होगी, तो ऐसे में क्या होगा? जॉब बढ़ेगा, तो हम प्रोडक्शन ही करा के करें। लेकिन बाद में गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि ऐसा बात नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ा के भी जॉब नहीं बढ़ रहा है। उसी आदमी से 8 घंटे की जगह पे 12 घंटे काम करा दें, 12 की जगह पे 14 घंटे, मशीन ज्यादा लगा दें। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन जॉब उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा। गवर्नमेंट को पहले यही लगता था। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन कंसेंसस बहुत फेमस है। ये कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हम ग्रोथ बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जब जीडीपी बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी इसके मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब जॉब बढ़ रही है, और जॉब बढ़ रही है इसका मतलब गरीबी कम हो रही है, लोग प्रॉस्पर हो रहे हैं। ये वाशिंगटन कंसेंसस का कॉन्सेप्ट है। आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, वाशिंगटन कंसेंसस। क्लियर हो रहा है वाशिंगटन कंसेंसस का क्या कॉन्सेप्ट है? ये कैपिटलिस्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम ग्रोथ पे जोर देते हैं कि ग्रोथ होगा। जीडीपी जीडीपी हम हमेशा कहते हैं। नहीं, आजकल हम सुनते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम 5वें पे आ गए, 3रे पे आ गए। 5वें 3रे पे तो आ गए लेकिन लोगों को जॉब मिल रहा है। ग्राउंड रियलिटी क्या है? जॉब तो नहीं क्रिएट हो रहा है ना। आपने प्रोडक्शन आपने, तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है कि ग्रोथ जो हो रहा है वो जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं उनको फायदा हो रहा है, खुद का पर्सनल हो रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो
ग्रोथ आम जनता में नहीं जा रही है, क्योंकि जॉब का जो लेयर है वो सेम रह रहा है। ग्रोथ के बाद भी जॉब जितना मिलना चाहिए उतना जॉब नहीं मिल रहा है। इससे क्या हो गया, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। जिनके पास पहले से फैक्ट्री है वो खूब अमीर हो जा रहे हैं। मैंने बताया ना क्या तरीका हो सकता है। आप आवर्स बढ़ा दीजिए, मशीन बढ़ा दीजिए, मशीन बढ़ा देंगे, एक मशीन 10 लोगों के बराबर काम करेगा, हो गया ना जैसे। तो दैट इज द मेन थिंग। जैसे आप किसी से लिखवाइए कोई चीज, एक बुक लिखवाइए ऐसे पेन से, तो ऐसे में एक आदमी लगेगा, कुछ नहीं तो 3 दिन लगाएगा लिखने में। वही चीज आप प्रिंट आउट करा दीजिए, 2 घंटे में प्रिंट आउट निकाल देगा। मशीन का यूज, लेबर फोर्स कम हो गया। जैसे आपको ये मकान तोड़ना, एक है कि 10 लोगों को हथौड़ा लेके तोड़वाइए, दूसरी चीज है क्रेन बुलवा लीजिए, एक मुश्किल से 2-3 घंटे में पूरा गिरा उड़ा के चला जाएगा। क्लियर हो रही है। लेबर कम, काम ज्यादा हो गया। फायदा किसको होगा, अगर लेबर बुलाता 10 दिन का टाइम, उसके बाद 10 लेबरों को 10 दिन का, भले 10 लोगों को जॉब मिलता है लेकिन इसमें घाटा जो करवा रहा है उसको होगा। अब वो क्रेन से तोड़वा दिया, 2 घंटे का है, भले उसने 2000 दे दिया, लेकिन जो लेबर कॉस्ट होता 10 दिन का वो ज्यादा आता। क्लियर हो रही है। तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होती हैं, ग्रोथ हमेशा जॉब क्रिएट नहीं करता है। अभी डिबेट चल रहा है ना कि आप तीसरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पर तीसरी इकोनॉमी के बाद लोगों का इनकम कहाँ बढ़ रहा है, लोगों का ग्रोथ कहाँ हो रहा है, ओवरऑल तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है ना। दैट इज द मेन थिंग। तो अभी जो गवर्नमेंट अभी तक जो स्कीम चला रही थी वो प्रोडक्शन से था कि जीडीपी बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो जॉब हो जाएगा। अब इस बार मोदी जी आए हैं तो उनको लगा नहीं, अभी जो सीटें कम हुई हैं, मेन मुद्दा क्या था, एम्प्लॉयमेंट था। यूथ को क्या लग रहा था, पिछली बार 2019 में यूथ ने ही उनके सपोर्ट में वोट दिया था, इस बार यूथ ने ही अगेंस्ट में जाके वोट दिया है। तो अभी उनको लगा कि एम्प्लॉयमेंट इज द मेन थिंग। तो इन्होंने क्या करा कि इनको लगा कि जो हम इनडायरेक्टली प्रोडक्शन को लेके, पहले भी गवर्नमेंट यही सोचती थी कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जॉब बढ़ेगा, लेकिन उनके सोचने का तरीका अलग है कि जब ग्रोथ बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा लोग जॉब में आएंगे। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि क्यों मैं इतना लंबा जाऊं, मैं डायरेक्ट ये कहूं कि आप डायरेक्ट जॉब दीजिए तो हम स्कीम दे देंगे। पहले जो प्रोडक्शन पे आपको स्कीम मिलता था वो अब एम्प्लॉयमेंट पे इन स्कीम मिलेगा, इसीलिए अब इसका नाम हो गया कि ELC, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दीजिएगा तो आपको सब्सिडी और आपको चीजें मिलेंगी। प्रोडक्शन लिंक्ड टू द एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि आपने तो इंसेंटिव कह दिया कि सिर्फ आप एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए मैं दे दूंगा। अब जिस आदमी को ये लग रहा है कि मुझे कम ही लेबर से मैं काम करा के अपना बिजनेस अच्छा बढ़ा रहा हूं, तो वो 1 महीने का अगर आप सैलरी दे दे तो वो 11 महीने का सैलरी अलग से देगा। 1 महीने का तो आप दे रहे हैं, आपको लगा कि वो बेवकूफ है, वो मान जाएगा तुरंत। लेकिन वो भी तो सोचेगा कि 1 महीने का तो गवर्नमेंट देगी, उसके बाद क्या मुझे ही देना है ना। और जो मैं ड्यूरेशन बढ़ा के जो काम 4 लोगों का है वो मैं 2 से करवा लूं, तो वो क्या होगा, सस्टेनेबल है। तो ये कह रहे हैं राइटर कि गवर्नमेंट को लगता है कि ये कंपनियां इतनी बेवकूफ हैं कि इन्होंने कहा कि दो हम 1 महीने का तुम्हें फ्री में देंगे, खुश हो जाएंगे, तुरंत दे देंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि वो नहीं करने वाले हैं ये गवर्नमेंट, फिर ये स्कीम उतना सक्सेस नहीं होने वाली है। कंपनियां होशियार है ना, उनको क्यों जाएगा 10%, 20%, 30% के लिए। वो तो पूरी सैलरी 11 महीने का आप बर्डन बढ़ा देंगे ना कि उस एम्प्लॉय के लिए आने का, रहने का सारा इंतजाम कीजिए। अब अगर लोग बढ़ेंगे तो उनका खर्चा भी तो बढ़ता है। यू हैव टू मैनेज डिफरेंट थिंग। तो उन्होंने कहा कि ये सक्सेस नहीं हो सकता है जब तक कि होलिस्टिक चेंज ना हो। आप लेबर लॉ को चेंज कीजिए, स्कूल में जो पढ़ाई होती है वहां पे चेंज कीजिए, स्किलिंग कीजिए, ये सब चीजें, और ईज ऑफ डूइंग कीजिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो इजीली जॉब करें। जॉब ओवरऑल भी नहीं बढ़ रहा है, जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, ओवरऑल कंपनीज है, ओवरऑल इंडस्ट्री है, वो भी नहीं बढ़ रही है, ये भी दिक्कत है। तो इन्होंने कहा कि सब चीजों पे करना पड़ेगा। ये कोई जादू का कोई दवा नहीं है कि आपने खिला दिया और चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत एजुकेशन सिस्टम, स्किलिंग सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग का मतलब आप कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में तो चीजें इजीली हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो जो ऑफिसर है वो आपको साइन कराने के लिए 10 जगह भेजे कि इस ऑफिस पे जाइए, इस ऑफिस पे जाइए, यहाँ से NOC लेके आइए। होता है ना, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। तो दैट आर द थिंग दैट पीपल आस्क।
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सब कुछ बदलेगा। और ये जो ट्रिकल डाउन कॉन्सेप्ट है वाशिंगटन कॉन्सेप्शंस का, ट्रिकल डाउन कॉन्सेप्ट क्या होता है? ट्रिकल डाउन कॉन्सेप्ट ये होता है, ये भी बता दूं आपको। ट्रिकल डाउन कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये मानिए कोई ग्लास है, ग्लास में पूरा कंकड़ मैंने भर दिया, ओके, कंकड़ ये भर दिया। इसमें ये है कि ऊपर जो लोग हैं ये अमीर हैं, ठीक है। ट्रिकल डाउन में ये है कि अगर आप यहाँ पे पानी डालते हैं तो ये नीचे टपक टपक के बॉटम तक पहुंच जाएगा ये वाटर, ऐसा कॉन्सेप्ट है। उनको लगता है कि ऊपर जो लोग इंडस्ट्री है, जिनके पास कंपनी है, उनको प्रमोट किया जाए, उनका ग्रोथ कराया जाए, तो नीचे जो गरीब आदमी है, जमीन पे सबसे पीछे का लेबर है, उसके पास भी पैसा आएगा। क्योंकि ये आदमी है, जब अमीर है उसके पास आएगा तो वो खर्चे ज़्यादा करेगा। जैसे वो गाड़ी खरीदेगा, ड्राइवर रखेगा, वो अपने वहाँ माली लगा लेगा, अपने वहाँ और लोगों को भी लगाएगा, बहुत से काम होंगे। तो ऐसे में चीज़ें नीचे तक जाएगी। लेकिन जो अभी इंडिया का कॉन्सेप्ट है वो है कि ये जो ऊपर वाले हैं वो बहुत होशियार हैं, वो ऐसा कर रहे हैं कि ऐसा आर्टिफिशियल बना ले रहे हैं कि ये जो जितना भी बढ़ेगा, यहाँ पे पानी डालिए तो इनका बकेट बढ़ता जाता है, ये नीचे नहीं परकोलेट होने देते हैं, चीजें नीचे नहीं जा पाती इंडिया सिस्टम में। कि ये चीजों को जैसे होता है ना, एक नॉर्मल कैपिटलिज्म का है कि पैसा जो आएगा फिर मार्केट में चले जाएगा। अपने वहाँ है कि पैसा जो है जिसके पास आ रहा है उसके पास रुक जा रहा है, परकुलेट नहीं हो रहा है, दैट इज द मेन थिंग। तो ये जो सिस्टम है कि हम ट्रिकल डाउन कह रहे हैं वो फेल्ड है। हमारा अब सिस्टम है कि इनको पैसे दीजिए, पानी यहाँ पे नहीं टपकाइए पानी, और ये धीरे धीरे यूज करके ऊपर तक जाएगा। गरीब आदमी के पास पैसा जाएगा, वो भी खरीदेगा, अमीर का ही प्रोडक्ट खरीदेगा, तो ऐसे चीजें ऊपर जाएंगी। तो वो कह रहे हैं कि इनको नहीं देंगे कि आप प्रोडक्शन कीजिए, डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो नीचे है उसको आप जॉब दीजिए तो हम पैसे देंगे, हम आपका ग्रोथ कराएंगे। चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट है ट्रिकल डाउन का? मतलब समझ में आ रहा है ना कि अमीरों का हम क्यों टैक्स हटाएं। जैसे अभी बीच में गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि मानिए कोई बड़ी कंपनी है, उसने किसी बैंक से कर्ज लिया हुआ है 10,000 करोड़, विजय माल्या और भी लोग, नीरव मोदी, ये सब सुना होगा आपने कि 5,000 करोड़ का उनका लोन था। उन्होंने कहा ये लोन माफ कर देते हैं। लोन माफ कर देंगे तो वो क्या करेगा कि फिर से जॉब, अपना जो अपना कंपनी है फिर से रिवाइव करेगा, और फिर उसमें जो लोग हैं उनको जॉब मिलेगा और फिर से जॉब देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो हम ऊपर, जैसे उन्होंने बीच में गवर्नमेंट क्या की थी, जो कॉर्पोरेट का टैक्स 30% था वो घटा के 25% कर दिया था। 30% था, 100 अगर कॉर्पोरेट कोई कमा रहा है तो उसमें 30 रुपए गवर्नमेंट लेती थी टैक्स में, उसने सोचा कि कम कर देते हैं, 25 रुपए लेंगे, 5 रुपए बच जाएगा कंपनी के पास। तो उन्होंने लगा कि 5 रुपए जो बचेगा कंपनी फिर से वापस लगाएगी और लोगों को हायर करेगी। लेकिन जो वो 5 रुपए छोड़े उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे नहीं आया। कंपनी अपने ही 500 पैसे रख ली, उनकी अमीरी बढ़ गई, लेकिन आम जनता में जो पैसे जाना चाहिए था वो नहीं गया। तो ये, इसको देखिए, एक अप्रोच जो ऊपर वाला है ट्रिकल डाउन अप्रोच कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, कि टॉप से होकर नीचे आएगा। अब जब नीचे से आप बढ़ावा देते हैं ऊपर को, इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। बॉटम पे आप पुश करेंगे और उसको कोशिश करते हैं कि उसका इंपैक्ट अप तक पड़े। ये सब 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ट्रिकल डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। क्लियर हो रहा है क्या किसका क्या मतलब है? ट्रिकल डाउन वाला बहुत आएगा, जो कैपिटलिज्म है वो ट्रिपल डाउन कॉन्सेप्ट पे आधारित है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, इसमें सिंपल सा है, अगर समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए, दिमाग में क्लियर हो रहा है कि क्या होता है। इमेजिन कीजिए आपके ग्लास में कंकड़ है, तो पानी डालेंगे तो आएगा ना सबको, इसको भी पानी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, नीचे तक आता है। तो यही है ट्रिकल डाउन, कि अमीरों को हम देंगे, अमीर धीरे धीरे वो पैसा नीचे तक फैलाएगा, कि एम्प्लॉयमेंट देगा, अपने वहाँ लोगों को लगेगा, खुद और भी चीजें में एक्टिविटी करेगा। लेकिन ये चीजें होती नहीं है, अमीर अपना थैला बढ़ा लेता है, वो और अमीर हो जाता है। पहले उसकी आमदनी 1 करोड़ थी, अब 10 करोड़ हो जा रही है। इंडिया में है ना वो वाला है ना कि जो होनी है राम लिखे हैं तो वो होगा ही, तो इसीलिए इसको हिंदू ग्रोथ रेट भी बीच में नाम दिया गया था। जैसे एक कॉन्सेप्ट था कि इंडिया का ग्रोथ रेट हिंदू ग्रोथ रेट है,
इसका ये भी था कि हम लोग कहते हैं सब लिखा हुआ है। जैसे कैपिटलिस्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये है कि खुद करने से चीजें होती हैं, मतलब यहाँ पे कि भगवान ने जो लिखा है वो कोई मिटा नहीं सकता है। तो यहाँ के लोग कहते हैं जब भगवान ने लिखा है कि मैं इतना अमीर होने वाला रहूंगा, तो मैं खर्चा करूं या ना करूं, मैं कंपनी खोलूं या ना खोलूं, चीजें तो अमीर हो ही जाऊंगा, भगवान ने सब लिखा ही है। तो लोग इतना ही खर्चा करते हैं जितना में उनका मिनिमम चीजें हो, वो अपना रिस्क नहीं लेते हैं। होता है ना कि एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि आपको रिस्क लेना है, आप चीजों को बदल सकते हैं। तो इसीलिए जो बीच में हम देखते थे 1980-90 में हमारा ग्रोथ रेट 5 के आसपास चलता था, तो इकोनॉमिक्स इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते थे, क्योंकि हमारी फिलॉसफी है। तो दैट इज द मेन थिंग। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल अबाउट कि ये आप मतलब क्यों जॉब नहीं मिल रहा है, इसका इस पे यूपीएससी 2 बार क्वेश्चन भी पूछी है। क्वेश्चन आएगा इसके बेसिस पे तो हम लिख सकते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन 2015 में पूछा था, 12.5 नंबर का। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज रिसेंट टाइम इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द जॉबलेस ग्रोथ। डू यू एग्री विद दिस व्यू? गिव द आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर। हाल के समय में भारत में आर्थिक समृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन समृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या पूछ रहा है? The nature of economic growth in India is the recent time is the often described as a jobless growth. Do you agree with this view? Give argument in favor of your answer. तो पहली बात आपको एक स्टैंड लेना है कि है कि नहीं है, फिर उसके सपोर्ट में आपको पॉइंट देना है। कितनों को लगता है, कितनों को लगता है नहीं है? आपको लगता है? कोई ऐसा है जिसको लगे कि जॉबलेस ग्रोथ नहीं है? एक पॉइंट वो भी रहेगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपको ये लिखना है कि है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है? डू यू एग्री? जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब है कि ग्रोथ तो हो रहा है, इकोनॉमी 8%, 9%, 7% दिखा रहा है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हम ही है, लेकिन जमीन पे जॉब नहीं मिल रहा है, लोग बेचैन है। आप छोटे छोटे जॉब के लिए देखे लाखों की लाइन है। अभी एक वो पियून की जॉब निकली थी, 40 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, और उसमें पीएचडी करने वाले लोग थे, आप समझिए पीएचडी, और वो पियून के जॉब के लिए दे अप्लाइड। तो जॉब रहती तो लोग ऐसे करते हैं। जॉबलेस ग्रोथ है कहीं ना कहीं, जॉब कम निकल रही है, लोग जो निकल रहे हैं ग्रेजुएशन करके मार्केट में काम करने के लिए वो ज्यादा आ रहे हैं। तो आप लोग लिख के लाइए, कल डिस्कस करते हैं इसको। यूपीएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस यूपीएससी का मैं कराते रहता हूँ तो आपको, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। हो जाएगा ना ये सब, आपका थोड़ा सा लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको पता, आज डिस्कस किए। आप इसमें ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट भी लिखेंगे कि वो ट्रिकल डाउन हो नहीं पा रहा है, जो इंडिया का गवर्नमेंट का जो हम स्ट्रेटजी है वो भी सही नहीं है। बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए ना, आप टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, दैट इज द मेन थिंग। फिर आप लास्ट में इसको कंक्लूड भी कीजिएगा विद द पॉजिटिव नोट कि हमने ये चीजें करा है, गवर्नमेंट एफर्ट मार रही है, लेकिन ऐसे नहीं हो पा रहा है। स्टार्ट कीजिएगा कि जॉबलेस ग्रोथ कैसे है, दिखाइएगा कि ग्रोथ का रेट कंटिन्यूसली 10, 12, 20 सालों से हमारा यही चल रहा है। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट, उसमें भी ग्रोथ रेट 8-9 चल रहा था, बीच में तो 10-10 चला गया था, लेकिन जॉब तब भी नहीं थी। मोदी जी आए तब भी ग्रोथ रेट 7-8 दिखा रहे हैं, लेकिन जो जॉब है, जॉब हमेशा वो क्रिएट नहीं हो पा रही है, दैट इज द मेन थिंग। और क्यों नहीं हो पा रही उसका आप आर्गुमेंट दीजिएगा, या आर्गुमेंट आपको देना है कि कैसे जॉबलेस है। तो आप डिफरेंट एरिया को डिस्कस कीजिएगा कि कहाँ पे जॉब वैकेंसीज है, कितनी निकल रही है, कितने लोग भर रहे हैं, कितना वर्क फोर्स आ रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है, ये सब हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। सब चीज़ें, ये सब चीज़ें यूज होंगी। ओके, सो हियर आई विल कंक्लूड माई सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। लंबा हो गया क्या? मैं ना क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ इसीलिए लंबा हो जा रहा है, लेकिन वो इफेक्टिव बनाने के लिए वो जरूरी है।